नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है और हमारा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का अंबेडकर अध्ययन केंद्र और लोक प्रशासन विभाग द्वारा संविधान सभा के विभिन्न सत्रों पर ये जो हूबहू चर्चा की जा रही है, जो नवाचार है, इस नवाचार के यज्ञ में आहुति देने वाले मेरे YouTube और Zoom के जो साथी हैं उन सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज है 19 नवंबर 2023। 19 नवंबर 1948, यानी आज से ठीक 75 वर्ष पहले संविधान सभा में क्या क्या हुआ, इस विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। बात की शुरुआत में ही आपको बता देता हूं कि आज भारतीय संविधान का जो भाग 4 है उस पर चर्चा की जाने वाली है। और कल भी मैंने आप लोगों को यह कहा था कि संविधान का भाग 4 यानी अनुच्छेद 36 से लगाकर अनुच्छेद 51 तक जो अनुच्छेद दे रखे हैं, उस संदर्भ में संविधान सभा क्या सोचती थी, आज उन विषय पर चर्चा की जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का 7वां सत्र प्रारंभ हुआ और इस 7वें सत्र पर ही हम हूबहू चर्चा कर रहे हैं। चर्चा उन्हीं दिनों होती है जिस दिन संविधान सभा की बैठक हुई थी। तो 19 नवंबर 1948 को भारतीय संविधान के भाग 4 पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही साथ जो प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी करने वाले उन विद्यार्थियों के लिए भी कुछ बातें बता देता हूं। संविधान का जो भाग 4 है उसका हेडिंग है राज्य के नीति निदेशक तत्व। संविधान सभा के कुछ मेंबर्स ने इस संदर्भ में संशोधन रखा था। उन्होंने कहा इसका नाम निदेशक नहीं होना चाहिए, किसी ने कहा मौलिक होना चाहिए। भारतीय संविधान में आज जो हमको अनुच्छेद दिखाई देते हैं उसके पीछे की कहानी क्या है, आज हम लोग जानेंगे। साथ ही दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करना चाहता हूं। संविधान सभा के उपाध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। आज संविधान सभा में इतने नाराज हो जाएंगे, जरा सुनिएगा, YouTube और Zoom के साथ ही आज संविधान सभा में वो इतने नाराज हो जाएंगे कि एक बार वो कहेंगे कि मैं ये पद छोड़ दूंगा। इतनी नाराजगी भी दिखाई देने वाली है आज। क्यों होगी, किस विषय पर होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों, एक बात और बताना चाहूंगा, मद्य निषेध यानी शराबबंदी, आज भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 जो है शराबबंदी की बात करता है, मद्य निषेध की बात करता है। इस संदर्भ में किसने प्रस्ताव रखा, इस संदर्भ में किसने संशोधन रखा, संविधान सभा के विभिन्न सदस्य इस मुद्दे पर क्या सोचते थे, उन सारे विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, जरा देख लीजिएगा। 19 नवंबर 1948 उस दिन वार शुक्रवार है। वहां पर 1948 में वार शुक्रवार है। आज हमारे यहाँ रविवार है। आज हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच देखेंगे, भारत को जीतता हुआ फाइनल देखेंगे, वो ठीक है, लेकिन वहां पर उस दिन शुक्रवार है। भारतीय विधान परिषद के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट का ये हिंदी संस्करण है। संविधान के मसौदे पर चर्चा जारी है। आज संविधान सभा में कोई भी नया व्यक्ति सदस्य के रूप में नहीं आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज संविधान सभा में कोई भी व्यक्ति नए सदस्य के रूप में नहीं आ रहा है। HC मुखर्जी प्रातः 10 बजे उपाध्यक्ष के रूप में संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में बैठक शुरू हो रही है, वहां पर उसकी अध्यक्षता करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। संविधान का मसौदा अनुच्छेद 28, आज का अनुच्छेद नहीं है ये 28, ये उस समय का मसौदा संविधान का अनुच्छेद 28 है, उस पर चर्चा हो रही है। HC मुखर्जी क्या कह रहे हैं, क्या हम भाग 4 के पर्यालोचन में आगे अग्रसर हो सकते हैं? यदि मुझे ठीक ठीक याद है तो संशोधन संख्या 831, 832 और 833 पर कल विचार हो चुका है। इस संशोधन संख्या 834 से आज प्रारंभ करते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। इसी बीच में ब्रजेश्वर प्रसाद आते हैं। ब्रजेश्वर प्रसाद के बारे में मैंने आपको कल बताया था, बिहार से संविधान सभा में सदस्य हैं। यही वही ब्रजेश्वर प्रसाद है जिन्होंने ये कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 3 जो है उसको जोड़ने का एक उद्देश्य जो है, 3 उद्देश्यों पर उन्होंने चर्चा की थी। एक उद्देश्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को शक्तिशाली बनाना है। कल मैंने आपको चर्चा के समय ये बात बताई थी। क्या कह रहे हैं आज ब्रजेश्वर प्रसाद? श्रीमान, इसके पूर्व की हम एक एक खंड पर विचार करें। मेरा ये निवेदन है कि सभा को राज्य के नीति के सामान्य प्रावधानों पर विचार विमर्श का अवसर दिया जाए। उपाध्यक्ष कह रहे हैं मुझे खेद है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद में 834, 835 और 836 संशोधन पेश नहीं किए गए। फिर आते हैं काजी सैयद करीमुद्दीन जी, बड़ी जबरदस्त बात कहने वाले। उपाध्यक्ष महोदय, जिस संशोधन को मैं पेश कर रहा हूं वह यह है, भाग 4 के नीचे शीर्षक में निदेशक शब्द निकाल दिया जाए। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, यूट्यूब के साथी और जूम के साथी।
भाग 4, आज हेडिंग क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। संविधान सभा में काजी सैयद करीमुद्दीन, जो कि मध्य प्रांत और बरार से आते हैं, उन्होंने संशोधन प्रस्ताव रखा कि भाग 4 का जो हेडिंग है राज्य के नीति निदेशक तत्व, इनमें से निदेशक शब्द हटा दिया जाए। निदेशक शब्द हटा दिया जाए, ये काजी सैयद करीमुद्दीन जी ने रखा था। श्रीमान, ये बहुत अच्छा होता यदि श्री कामत का संशोधन मेरे संशोधन के साथ साथ ले लिया जाता। निदेशक सिद्धांतों के प्रावधान जो कि भाग 4 में है, समान व्यवहार तथा दंड पद्धति के संदर्भ में, आर्थिक योजना और अनेक बातों के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। निदेशक सिद्धांतों का यह अर्थ है कि राज्य के लिए यह अनिवार्य रूप से मान्य नहीं है और किसी भी स्थिति में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो सकते हैं। मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में जब अंतर पर हम लोग बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मौलिक अधिकार वाद योग्य है, अर्थात मौलिक अधिकारों को लागू नहीं करने पर कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है। नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है। नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में कोर्ट किसी भी प्रकार की कोई याचिका जारी नहीं करता, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। सैयद करीमुद्दीन साहब भी उसी बात को आगे कह रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि यदि ये संविधान इन सिद्धांतों को किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तन किए जाने के लिए प्रावधान नहीं करता अथवा वे राज्य के लिए अनिवार्य रूप से मान्य नहीं रखे जाते तो वे निरर्थक सिद्ध होंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में जो कुछ कहा उसकी और मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने ये लिखा है कि संविधान में इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के रूप में रखना चाहिए तथा ऐसी योजना को 10 वर्ष के अंदर कार्य रूप दिया जाना चाहिए जो इन सिद्धांतों पर आश्रित हो। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 31, आज का नहीं उस समय का, अनुच्छेद 31 में दिए गए देश के आर्थिक गठन को अस्पष्ट रूप से वर्णित व्यापक सिद्धांतों पर आश्रित कर दिया गया। ये बहुत आवश्यक है कि निदेशक शब्द को निकाल दिया जाए, निदेशक शब्द को निकाल दिया जाए और जैसा कि श्री कामत ने निवेदन किया है उनको राज्य के नीति के मौलिक सिद्धांत ठहरा दिया जाए। करीमुद्दीन साहब ने कहा भाग 4 में उल्लेखित राज्य के नीति निदेशक शब्द में से निदेशक शब्द हटा दो और क्या लिख दो? राज्य के नीति के मौलिक सिद्धांत, राज्य की नीति के मौलिक सिद्धांत। इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया था करीमुद्दीन साहब ने संविधान सभा में 19 नवंबर 1948 को। यह बात मालूम होनी चाहिए। अतः मेरा निवेदन है कि निदेशक शब्द अनावश्यक है और निरर्थक है। इस अध्याय में दिए गए प्रावधान केवल कोरी बातें अथवा पवित्र कामनाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वो भाग 4 के बारे में कह रहे हैं, ये तो कोरी कल्पनाएं हैं, ये वास्तविकता के धरातल पर उतरने वाली बातें नहीं है, ये केवल पवित्र कामनाएं हैं, ऐसा करीमुद्दीन साहब कह रहे हैं। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने बिल्कुल ही ठीक ही कहा है कि वे न्यूनाधिक रूप में आदेशात्मक विलेख है। यदि वे वास्तव में आदेशात्मक विलेख है तो मैं नहीं समझता कि उनको इस संविधान में निहित मौलिक सिद्धांतों के अंदर क्यों नहीं दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में आगे कहा था कि कुछ सिद्धांतों का हम इस कारण निर्धारण नहीं करना चाहते जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी को अपनी योजना बनाने का अधिकार हो। इसके अतिरिक्त मुझे पूरे भाषण को पढ़ना आवश्यक नहीं लगता है, ऐसी बात करीमुद्दीन साहब कह रहे हैं। तो दो बहुत महत्वपूर्ण बात रखी मैंने आपके सामने, एक तो निदेशक शब्द हटा दिया जाए और दूसरा इनका नाम रखा जाए राज्य के नीति के मौलिक सिद्धांत। करीमुद्दीन साहब ने यह बात 19 नवंबर 1948 को संविधान सभा में रखी थी। ये बात भी पता होना चाहिए। जो YouTube के जो साथी है जो बता रहे हैं उनको बहुत मालूम होना चाहिए कि हम भारतीय संविधान का भाग 4 पर चर्चा कर रहे हैं और ये 19 नवंबर 1948 को जो चर्चा हुई उसी को हम हूबहू रख रहे हैं। फिर आगे देखिए एम अनंत श्यामनम आयंगर क्या बोल रहे हैं। श्रीमान, यदि मेरे मित्र श्री करीमुद्दीन श्री कामत का अनुसरण करते हैं तो चूंकि श्री कामत ने अपना संशोधन वापस ले लिया, ऐसा बोल ही रहे होते हैं कि बीच में एच वी कामत साहब आते हैं कि भाई मैंने मेरा संशोधन वापस नहीं लिया, तो एम अनंत श्यामनम आयंगर कहते हैं मेरे विचार से वे उसे पेश नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि श्री करीमुद्दीन इस अध्याय को नहीं चाहते हैं, वे केवल चाहते हैं कि निदेशक शब्द, ऐसा बोल रहे होते हैं कि बीच में करीमुद्दीन जी बोलते हैं मैं अध्याय तो चाहता हूं, मैं तो केवल ये चाहता हूं कि इसके शीर्षक से निदेशक शब्द हटा दिया जाए। तो सैयद करीमुद्दीन जी कह रहे हैं कि मैं तो अध्याय चाहता हूं, भाग 4 चाहता हूं, लेकिन इसका जो हेडिंग डाल रखा आपने निदेशक,
ये शब्द हटाओ, इसकी जगह पर क्या लिखो, राज्य के नीति के मौलिक सिद्धांत। गजब की बातें आ रही है। फिर अनंत श्यामनम क्या कह रहे हैं, वे नहीं चाहते हैं कि इस अध्याय को निकाल दिया जाए। तो कामत कह रहे हैं ये औचित्य संबंधी प्रश्न है। श्रीमान, क्या कल हमने ये बात स्वीकार नहीं की थी कि पहले किसी अनुच्छेद पर समस्त संशोधनों को पेश किया जाएगा, तत्पश्चात अनुच्छेद पर वाद विवाद किया जाएगा। अध्यक्ष कह रहे हैं कामत साहब ठीक कह रहे हैं, मुझे खेद है कि ये बात मेरे ध्यान से बिल्कुल उतर गई, वाद विवाद बाद में होगा। अगला संशोधन श्री कामत के नाम से है। कामत साहब क्या कह रहे हैं, देखिए करीमुद्दीन साहब कह रहे हैं कि भाग 4 बहुत अंतर है, प्रश्नों के आंसर में बड़ा अंतर है। करीमुद्दीन साहब कह रहे हैं कि भाग 4 से निदेशक शब्द हटा दो। क्या लिख दो, वहां लिख दो राज्य की नीति के मौलिक सिद्धांत। अब एचवी कामत साहब क्या संशोधन रख रहे हैं, वो कह रहे हैं भाग 4 के नीचे शीर्षक में निदेशक शब्द के स्थान में मौलिक शब्द लिख दो। वो कह रहे हैं मौलिक शब्द लिख दीजिए। मौलिक शब्द लिखने की बात कौन कह रहे हैं, एचवी कामत साहब कह रहे हैं। ये भी बात आपको मालूम होनी चाहिए। फिर वो इसके पीछे तर्क दे रहे हैं। क्या तर्क दे रहे हैं, श्रीमान इस संशोधन को अपने माननीय मित्र डॉक्टर अंबेडकर तथा सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करते हुए उसके पक्ष में केवल 2 कारण आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला ये कि हमसे ये कहा गया कि भाग 3 और भाग 4 में कुछ अधिकार दिए गए। भाग 3 में न्याय अधिकार है, भाग 4 में वे अधिकार है जो न्याय नहीं है। न्याय नहीं है मतलब जो वाद योग्य नहीं है। भाग 3 मौलिक अधिकार वाद योग्य, भाग 4 नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है, परंतु दोनों मौलिक अधिकारों के समान समझे अथवा माने जाते हैं। मुझे माननीय सरदार पटेल की रिपोर्ट का समर्थन प्राप्त है। मैं समितियों की रिपोर्ट द्वितीय ग्रंथमाला जुलाई से अगस्त 1947 तक से मैं पढ़ रहा हूं। सभा के समस्त सदस्यों को इस पुस्तिका की प्रतियां दी गई थी। मैं माननीय सरदार पटेल की रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं जो 30 अगस्त 1947 को इस सभा में उपस्थित की गई। उसमें क्या लिखा हुआ है, हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं। हमसे आशय मौलिक अधिकार विषय संबंधी परामर्शदात्री समिति के सदस्यों से हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि इन मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान में राज्य के नीति के कुछ निर्देशक सिद्धांतों का समावेश होना चाहिए, जो कि यद्यपि किसी न्यायालय द्वारा विचार्य न हो, परंतु देश के प्रशासन में उनको मौलिक रूप माना जाना चाहिए। अब एचवी कामत साहब एक बड़ी गजब की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मौलिक अधिकारों पर जो समिति गठित की गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली समिति, उस समिति ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का शीर्षक क्या दिया था? उन्होंने शीर्षक दिया था प्रशासन संबंधी मौलिक सिद्धांत। तो समिति ने शीर्षक दिया था प्रशासन संबंधी मौलिक सिद्धांत। आपने समिति की सिफारिशों के अनुरूप काम नहीं किया, आपने हेडिंग डाल दिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। एचवी कामत साहब कह रहे हैं आपने तो समिति की सिफारिशों को भी आपने नहीं माना। उन्होंने कहा प्रशासन के मौलिक सिद्धांत हेडिंग होना चाहिए भाग 4 का, आपने हेडिंग उसका रख लिया राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ऐसा एचवी कामत साहब कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं मैं डॉक्टर अंबेडकर तथा प्रारूप समिति के सदस्यों से यह जानना चाहूंगा कि इन अधिकारों का शीर्षक जो सरदार पटेल ने दिया था उससे वे विमुख क्यों हो गए। उस समिति ने प्रशासन संबंधी मौलिक सिद्धांत शीर्षक रखा था, परंतु यहां प्रारूप समिति ने उसका शीर्षक का परिवर्तन कर राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कर दिया। सैयद करीमुद्दीन के इस तर्क में कुछ बल है कि ये दोनों प्रकार के अधिकार अर्थात जो न्याय है जो न्याय नहीं है मौलिक अधिकार ही है। सभा से मैं अपने संशोधन पर विचार करने की प्रार्थना करते हुए अंत में मैं यही कहूंगा कि यदि यह संशोधन अस्वीकार किया जाता है तो आप मेरे संशोधन को अस्वीकार नहीं करेंगे, वरना सरदार वल्लभ भाई पटेल की सिफारिशों को अस्वीकार करेंगे। एचवी कामत साहब कह रहे हैं मैं अपनी बात को कंप्लीट करने से पहले यह कह देता हूं कि यदि आपने मेरे संशोधन को स्वीकार नहीं किया तो ये मेरा संशोधन नहीं है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को आप अस्वीकार कर रहे हैं। इसका मतलब ये लिया जाएगा क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता वाली समिति ने इसे प्रशासन के मौलिक सिद्धांत का और आप इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कह रहे हैं। तो मैं सभा से आग्रह करता हूं कि मेरे संशोधन को अस्वीकार ना करें, क्योंकि ये अस्वीकार करना मुझे अस्वीकार करना नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को अस्वीकार करना है। क्या बात है भाई, क्या गजब की बातें आ रही है। अब उपाध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं ओके संशोधन संख्या 840 पेश किया जाए।
तो अनंत श्यामनम आयंगर बीच में बोल रहे हैं कि 840 उसी प्रकार से है जैसा कि 838। तब उपाध्यक्ष बोल रहे हैं, तब तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब तक जिन संशोधनों पर विचार किया गया वे इस अध्याय के शीर्षक से संदर्भ रखते हैं। इस विषय पर जो सदस्य बोलना चाहते हैं वे बोल सकते हैं। फिर अनंत श्यामनम आयंगर बोल रहे हैं, श्रीमान कुछ अधिकारों को न्याय रखने तथा कुछ को न्याय न रखने का जो प्रयोजन तो सर्वविदित है, यहां पर वे अधिकार न्याय नहीं है जैसा कि पैरा 29 में दिया गया है। इसके बाद में वो अपनी बात को रख रहे हैं। वो कह रहे हैं ये ऐसे सिद्धांत हैं जिनका जो भी सरकार पदारूढ़ हो उसे उनको ध्यान में रखना होगा और उसे उन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। एम अनंत श्यामनम आयंगर राज्य के नीति निदेशक तत्वों के महत्व बतलाते हुए कह रहे हैं कि भले ही राज्य के नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं हो, भले ही कोर्ट में इन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता, भले ही कोर्ट उन नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए याचिका जारी नहीं करता हो, लेकिन ये ऐसे तत्व हैं जिनको हर सरकार ध्यान में रखेगी और हर सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसे मेरे मित्र यूट्यूब और जूम वाले जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों का महत्व क्या है उसको जानना चाहते हैं, तो आज 19 नवंबर 2023 को 19 नवंबर 1948 को संविधान सभा में जो बहस हो रही है उस बहस को हूबहू सुनकर समझकर अंदाज लगा सकते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के महत्व के संदर्भ में हमारी संविधान सभा क्या सोचती थी। देख लीजिएगा। एम अनंत श्यामनम आयंगर नाम है बेटा, एम सायंगर नहीं है, एम अनंत श्यामनम आयंगर। ये हमारी लोकसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्योंकि हम इनको महत्वपूर्ण समझते हैं, ऐसा अनंत श्यामनम आयंगर साहब कह रहे हैं। परंतु भाग 3 में दिए गए मौलिक सिद्धांतों के साथ उनका वर्गीकरण करने से तो दोनों वर्गों का अंतर मिट जाएगा और सब अधिकार न्याय हो जाएंगे और ऐसा करना स्वभावतः अव्यवहार्य होगा। एम अनंत श्यामनम आयंगर साहब नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि इन दोनों को मिलाया नहीं जा सकता। इन दोनों को मिलाने से बड़ी अव्यवहार्यता हो जाएगी क्योंकि मौलिक अधिकारों को लागू करना जरूरी है और राज्य के नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, हमें हमेशा व्यवहारिक होना चाहिए। हमारे लिए ये उचित नहीं है कि यहाँ ऐसे विभिन्न प्रावधान जोड़ते जाएं जिनकी उपेक्षा कोई भी ऐसी सरकार कर सकती है जो जनमत के प्रति उदासीन है। इन प्रावधानों अथवा अधिकारों को न्यायालय नहीं मनवा सकता। लोकमत अथवा किसी मांग के साथ लोकमत की शक्ति ही इन प्रावधानों को मना सकती है। न्यायालय राज्य के नीति निदेशक तत्वों को नहीं मनवा सकता है। इनको तो जनता का जो मत है, जो लोकमत है, वो ही राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए राज्यों को बाध्य कर सकता है, ऐसा एम अनंत श्यामनम आयंगर साहब कह रहे हैं। इसके बाद में नजरुद्दीन जी अहमद साहब आ रहे हैं और मैंने दोस्तों कई बार इस मंच के माध्यम से बताया, मैं मित्रों को कहना चाहूंगा, खासकर यूट्यूब के जो मित्र मेरे नए पहली बार जुड़े हैं, संविधान सभा में 7 ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा शब्द बोले हैं। संविधान सभा में 7 ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा शब्द बोले हैं और उनमें डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब है, उनमें HV कामत साहब है, उनमें प्रोफेसर KT शाह है, उनमें करीमुद्दीन शाह है, नजरुद्दीन है, उनमें नजरुद्दीन जी है। वो भी ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा शब्द बोले हैं। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं नजरुद्दीन जी अहमद साहब, उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। श्रीमान निदेशक शब्द को निकाल देने के संशोधन का मैं समर्थन करता हूँ। मेरे यूट्यूब के एक मित्र मुझे कह रहे सर थोड़ा सा स्पीड को धीमा कीजिए। मैं बताना चाहता हूँ बेटा कि ये आज जो हम बहस पर जो चर्चा कर रहे हैं वो लगभग 70-72 पेज की है। संविधान सभा की ये जो बात है ना, ये इस किताब में 19 नवंबर 1948 को जो चर्चा हुई वो 70-72 पेज की है। अगर हमने स्पीड धीमी रखी तो 70-72 पेज पढ़ने, उसको समझाने, उसकी व्याख्या करने के लिए हमको 5-6 घंटे लगेंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? 10 से लगाकर 11-12 बजे तक 1-2 बजे तक वहाँ मीटिंग होती थी, 4-4 5-5 घंटे वो बात करते थे। हमें उन बात को 1.5 से 2 घंटे में रखना है, तो हमारे सामने चुनौती बहुत व्यापक है। इस वजह से थोड़ा सा स्पीड को हमने बढ़ा रखा है ताकि 1.5-2 घंटे में उस सारी चर्चा की जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपके सामने रख सकूँ। नजरुद्दीन जी अहमद क्या कह रहे हैं? श्रीमान निदेशक शब्द को निकाल देने के संशोधन का मैं समर्थन करता हूं। केवल शीर्षक ही नहीं,
वरन पूरा का पूरा अध्याय ही अविचारपूर्ण है। प्रोफेसर शाह के संशोधन का, जिसके द्वारा वे कुछ शब्दों को इस संविधान में पूर्व स्थापित करना चाहते थे, उत्तर देते हुए अभी उस दिन डॉक्टर अंबेडकर ने एक बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत की व्याख्या की थी, जब उन्होंने ये कहा कि संविधान में निहित करने के लिए पवित्र भावनाएं उपयुक्त नहीं होती है। उन्होंने ये कहा कि संविधान केवल रचना है और उसमें किसी राजनीतिक सिद्धांत तथा नीतियों का सम्मेलन ना तो होना चाहिए और ना उसकी आवश्यकता है, ऐसा वो कह रहे हैं। आगे चलकर उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक सिद्धांत की अथवा नीतियों का निर्देश स्वयं जनता की ओर से होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि नजरुद्दीन साहब, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में जो कुछ कहा उसका उल्लेख कर रहे हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भाग 4 में जो उल्लेखित है, उसका जो हेडिंग है उसमें निर्देशक शब्द हटाने के लिए बारे में प्रस्ताव रखा जा चुका। वे उस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं और समर्थन करते हुए अपनी बात को रख रहे हैं और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की जो बात है उसको वो उल्लेखित कर रहे हैं। आप आगे देख सकते हैं कि किस तरह से नीति निर्देशक तत्व के महत्व के संदर्भ में नजरुद्दीन जी अहमद साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये तो नए साल के पहले दिन जो वादे किए जाते हैं, जिस तरह से नए वर्ष के पहले दिन हम वादे करते हैं, ये उसी तरह के वादे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जिस तरह से नए वर्ष के पहले दिन हम वादे करते हैं और 364 दिन हम वादे को भूल जाते हैं, उसी तरह से राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी एक ऐसे वादे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। 19 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान सभा के एक बहुत एक्टिव सदस्य नजरुद्दीन जी साहब कह रहे हैं, वो बात मैंने आपके सामने रखी। इसके बाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब आ रहे हैं अपनी बात को रखने के लिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या कह रहे हैं? श्रीमान, मुझे ये खेद है कि मैं इन दोनों संशोधनों में से किसी एक को भी स्वीकार नहीं कर सकता। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने 19 नवंबर 1948 को संविधान सभा में भारतीय संविधान के भाग 4 के बारे में जो संशोधन रखे गए, साफ साफ शब्दों में कह दिया, मैं इन दोनों संशोधनों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं। वर्तमान रूप में जैसा वाक्य विन्यास है, उनमें श्री कामत के संशोधन का सम्मेलन हो ही जाता है। श्री कामत ने जो मौलिक शब्द की बात कही, मैं उसको जोड़ नहीं सकता। निदेशक शब्द को हटाने की बात कही, उसको भी मैं अस्वीकार करता हूं। ऐसा डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब कह रहे हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब आगे क्या कह रहे हैं, जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं, निदेशक शब्द के संदर्भ में मेरा ये विचार है कि ये आवश्यक और महत्वपूर्ण है कि इस शब्द को रखा जाए। क्यों रखा जाए? क्योंकि ये समझ लेना, जैसा कि मैंने कहा था कि इस संविधान के इस भाग के निर्माण करने में संविधान सभा आगे आने वाले विधानमंडल और अधिशासी वर्ग को यह बताने के लिए कुछ निर्देश दे रही है कि उनको जो संविधान और अधिशासन संबंधी अधिकार मिलेंगे, उनका वह किस रीति से प्रयोग करें। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि हम निदेशक शब्द क्यों रखना चाहते हैं, क्योंकि भविष्य की जो सरकार होगी, भविष्य की जो संसद होगी, उनके लिए ये एक प्रकार से निर्देश होंगे। आगे वो कह रहे हैं, यदि निदेशक शब्द को निकाल दिया जाए तो मुझे भय है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि निदेशक शब्द को निकाल दिया जाए तो मुझे यह भय है कि कहीं संविधान सभा की इस भाग के निर्माण करने की कामना ही निष्फल ना हो जाए। 19 नवंबर 1948 को संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा, निदेशक शब्द नहीं हटाया जा सकता। निदेशक शब्द हटा दिया तो भाग 4 हम क्यों जोड़ रहे हैं? इसकी जो हमारी कामना है वो कामना ही निष्फल हो सकती है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने अपनी बात को रखा। इसके बाद में वोटिंग हुई। उपाध्यक्ष महोदय ने कहा, भाग 4 के शीर्षक निदेशक शब्द निकाल दिया जाए। प्रस्ताव संविधान सभा ने अस्वीकार कर दिया, आप देख सकते हैं। इसके बाद में HV कामत साहब ने जो कहा कि निदेशक शब्द की जगह मौलिक शब्द रख लीजिए, HV कामत साहब का जो संशोधन रखा गया, HV कामत साहब ने उस संशोधन को खुद ने ही वापस ले लिया, यानी उसके ऊपर किसी भी प्रकार की वोटिंग नहीं करवाई। देख लीजिए, मैं सभा से अपना प्रस्ताव वापस लेने के लिए अनुमति चाहता हूं, ऐसा HV कामत साहब ने कहा। और इसके बाद में सभा की अनुमति से प्रस्ताव वापस ले लिया गया। यह भी आप देख सकते हैं किस तरह से काम चल रहा है, जरा देखिएगा। अब उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं, अब हम संख्या 841 से 846 तक के संशोधनों को लेते हैं। प्रस्तावक महोदय एक एक करके इनको पेश करें और फिर वाद विवाद होगा। संशोधन संख्या 841 निषेधात्मक है, अतः यह नियम विरुद्ध घोषित किया जाता है।
क्योंकि इसको पेश करने वाले सदस्य यहां नहीं है, अतः संशोधन संख्या 842 गिर जाता है, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर 843 से 846 मिस्टर नजरुद्दीन जी अहमद साहब के नाम है, वो संशोधन रखे जाते हैं। नजरुद्दीन जी अहमद क्या कह रहे हैं, मैं 843, 844 और 846 संख्या वाले संशोधनों को पेश करता हूं, संशोधन संख्या 845 को मैं पेश नहीं करता हूं। यानी नजरुद्दीन जी अहमद साहब ने खूब सारे संशोधन संविधान सभा में रखे थे और एक साथ में 3-4 संशोधन रखने जा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, श्रीमान मैं प्रस्ताव रखता हूं, क्या प्रस्ताव रखता हूं, अनुच्छेद 28 में से यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित ना हो शब्दों को निकाल दिया जाए। वो कह रहे हैं रिक्वायर्ड शब्द की जगह पर इंडिकेट शब्द रखे जाए। अगर आप लोगों ने भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेद देखे हैं, खासकर भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अगर अनुच्छेद देखे हैं 38, 39, आज उन अनुच्छेदों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 जो है, आज जो है उनकी संख्या मसौदा संविधान में कुछ अलग थी। इसका कारण क्या है, अनुच्छेदों की संख्या गड़बड़ क्यों हो रही है? इसका कारण यह है कि आज भारतीय संविधान का भाग 2 जो अनुच्छेद 5 से लगाकर अनुच्छेद 11 तक का उल्लेख करता है, शुरुआत में भाग 2 में इतने अनुच्छेद नहीं थे। शुरुआत में भाग 2 में 5 और अनुच्छेद 6 ही थे। 7, 8, 9, 10 और 11 ये सब अनुच्छेद शुरुआत के दौर में नहीं थे। ये सब बातें भी आपको मालूम होनी चाहिए। इसी वजह से मसौदा संविधान के अनुच्छेद और वर्तमान संविधान के अनुच्छेद के क्रम में आपको अंतर दिखाई देगा। आप आज आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 देखेंगे, लेकिन संविधान सभा में 19 नवंबर 1948 को जब बहस हो रही है उस समय उनकी संख्या अलग नजर आएगी। उस समय उनकी संख्या अलग नजर आएगी। क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अनुच्छेद 28 में द स्टेट शब्दों के स्थान पर स्टेट शब्द रखे जाए। देखो द शब्द को लेकर कल भी बहस हुई थी, द स्टेट लिखा जाए या खाली स्टेट लिखा जाए। इस प्रकार की बहस के संदर्भ में भी आप देखेंगे यहां पर नजरुद्दीन जी अहमद साहब ने कहा एक तो रिक्वायर्ड शब्द हटा दो, उसकी जगह इंडिकेट लिखो, और द स्टेट जो लिखा हुआ है उसकी जगह खाली स्टेट लिखो। ऐसा वो संशोधन रख रहे हैं और फिर भी इसके पीछे तर्क भी दे रहे हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि द स्टेट की पद की व्याख्या करें तो इससे उन खंडों में जिसमें यह शब्द जहां जहां लिखा हुआ है उससे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप ये शब्द हटा दीजिए, स्पष्ट तौर पर ऐसा कह रहे हैं। इसके बाद में वो कुछ एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, कुछ देशों के एग्जाम्पल भी आपके सामने रखते हुए दिखाई देंगे नजरुद्दीन जी अहमद साहब। संविधान सभा की ये जो खूबसूरती है, ये जो संविधान सभा जो अलग अलग अनुच्छेदों पर जो चर्चा कर रही है, उसकी खूबसूरती को इसी तरह से महसूस किया जा सकता है। संविधान सभा के एक एक सदस्य एक एक शब्द, कॉमा, मात्रा को लेकर किस तरह से बहस कर रहे हैं, किस तरह से तर्क दे रहे हैं। उसके बाद में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब उनको स्वीकार करना या न स्वीकार करना के संदर्भ में अपना बयान देते हैं, उसमें भी वो तर्क देते हैं। ये जो संविधान सभा की जो खूबसूरती है, ये खूबसूरती आप यही देख सकते हैं, यही समझ सकते हैं। इसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में भी इस प्रकार की शब्दावली है, लेकिन वह द स्टेट लिखा हुआ नहीं है, वह खाली स्टेट लिखा हुआ है, तो हमको भी स्टेट शब्द ही लिखना चाहिए, ऐसा वो बात को रखते हुए कह रहे हैं। अब आएंगे माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जैसा दोस्तों मैंने कहा, सबसे पहले मसौदा संविधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के द्वारा रखा गया। इसके बाद में एक एक अनुच्छेद को रखा जा रहा है। एक अनुच्छेद रखते हैं और उपाध्यक्ष महोदय या जो भी अध्यक्ष के पद पर बैठा होता है वो संविधान सभा से निवेदन करता है क्या इस अनुच्छेद को स्वीकार कर लिया जाए। इसके बाद में संविधान सभा के विभिन्न सदस्य आते हैं, वो इसके ऊपर संशोधन रखते हैं। संशोधन जब रखते हैं तो अपनी बात को भी रखते हैं कि वो संशोधन क्यों रखते हैं। उसके बाद में संविधान सभा के अन्य सदस्य उस संशोधन पर क्या विचार रखते हैं, वो अपने भावों को प्रकट करते हैं। इसके बाद में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से पूछा जाता है कि आप स्वीकार करते हैं या नहीं करते, करते हैं तो क्यों करते हैं, नहीं करते तो क्यों नहीं करते। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का उद्बोधन जब हो जाता है, इसके बाद में उस अनुच्छेद पर संविधान सभा में वोटिंग करवाई जाती है। संविधान सभा चाहे तो उसे स्वीकार कर सकती है, संविधान सभा चाहे तो उसे अस्वीकार कर सकती है। ये भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से गुजरकर हमारा संविधान हमारे सामने आया है। तो ये कह देना कि संविधान ऐसे ही बन गया, ये कह देना एक पार्टी ने बना दिया, ये कह देना एक जाति ने बना दिया, ये कह देना एक पंथ ने बना दिया, बिल्कुल गलत है। एक लंबी
लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए भारत के संविधान के निर्माण की दिशा को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का उद्बोधन मैं लेकर आपके सामने आया हूं। क्या कह रहे हैं? श्रीमान, मैं अपने मित्र श्री नजरुद्दीन अहमद के संशोधनों का विरोध करता हूं। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, मैं नजरुद्दीन जी अहमद साहब के संशोधनों का विरोध करता हूं। क्या विरोध कर रहे हैं, जरा देखिएगा। अनुच्छेद 28 में द स्टेट शब्दों का प्रयोग जानकर किया गया। बहुत सोच समझकर हमने द स्टेट लिखा है। इस संविधान में स्टेट शब्द का प्रयोग दो भिन्न अर्थों में किया गया है। इसका समुच्चय बोधक सत्ता के रूप में प्रयोग किया गया है, जो या तो केंद्र का प्रतिनिधित्व करती है या फिर प्रांत का करती है। संविधान के कुछ भागों में दोनों को स्टेट कहा गया है। यहां द स्टेट शब्दों का प्रयोग दोनों समुच्चय बोधक और पार्थक्य बोधक अर्थ में किया गया है। यदि मेरे मित्र भाग 3 को देखें, जो संविधान के अनुच्छेद 7 से प्रारंभ होता है, आज अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा है। डॉक्टर अंबेडकर जिस अनुच्छेद की ओर इशारा कर रहे हैं वो अनुच्छेद 7 है और आज भारत के संविधान का वह अनुच्छेद 12 है। आप जानते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा मसौदा संविधान जो रखा गया उसमें यही अनुच्छेद 12 7 के रूप में आपको दिखाई देता है और वहां जो स्टेट शब्द की जो व्याख्या की गई उसी की ओर इशारा करते हुए दिखाई देते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 7 से प्रारंभ जो भाग 3 होता है, उनको यह मालूम हो जाएगा कि स्टेट शब्द का किस अर्थ में प्रयोग हुआ। यदि प्रसंगवश दूसरा अर्थ अपेक्षित ना हो तो इस भाग में द स्टेट शब्द में भारत के शासन, संसद, राज्य के प्रत्येक के शासन, विधानमंडल, भारत के राज्य के क्षेत्र अंतर्गत आने वाली सभी स्थानीय निकाय, इन सब के लिए हमने स्टेट शब्द का प्रयोग किया। तो द स्टेट क्यों लिखा है और स्टेट क्यों लिखा है, ये सब हमें अच्छी तरह से पता है। डॉक्टर अंबेडकर साहब या तक कहते हैं ये सब कुछ हमने जानबूझकर किया है। बिल्कुल तर्क और वितर्क आपको संविधान सभा में दिखाई देते हैं। संविधान निर्माण किस तरह से हो रहा है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में वो अलग अलग अनुच्छेदों का उदाहरण दे रहे हैं। इवन आज भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 18 है, बताइए जरा, यूट्यूब और जूम के मेरे साथी जो है, जल्दी से बताओ आज का संविधान का अनुच्छेद 18 क्या कहता है, बताइए। आशा कुमारी जी, वीरेंद्र कुमार जी, संदीप डूडी जी, सुब्मन राखा जी, कल्पना जी भट्ट, बेबी जी, रोमा राम जी, नरपत जी, मनोज जी, जेठाराम जी, भागीरथ जी, किरण चोपड़ा जी, रुचि चौहान जी, हरमन राम जी, ज्योति वर्मा जी, सुरेश वर्मा जी, प्राची जी, गजेंद्र साहब, राहुल धाकड़वाल, बताइए मुझे। यस, एक बहन ने बताया है कि उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कौन करेगा? राज्य। क्या लिखा है संदीप भाई? राज्य लिखा हुआ है, तो वहां द स्टेट लिखा हुआ है या स्टेट लिखा हुआ है। इसी के बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं कि राज्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा और वहां लिखा हुआ है द स्टेट, तो उसका एक मतलब है, उसका एक मतलब है। फिर लिखा हुआ, देखिए डॉक्टर अंबेडकर बता रहे कि भारत का कोई जनपद किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। तो राज्य कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर, राज्य कोई उपाधि नहीं देगा, वहां द स्टेट लिखा हुआ है। और भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा, वहां खाली स्टेट लिखा हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर बता रहे हैं कि ये जो बातें की हैं हमने बहुत जानबूझकर की है। क्या कि उपाधि राज्य नहीं देगा, तब तो हमने लिखा द स्टेट। और भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा, वहां लिखा है हमने स्टेट। डॉक्टर अंबेडकर को हम संविधान का जनक कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को हम भारत के संविधान के निर्माण में सबसे बड़ा क्रेडिट देते हैं। कारण समझ सकते हैं, तर्क समझ सकते हैं। क्या गजब की बात कही चेतन भाई। अनुच्छेद 18 उठाकर देखिएगा जरा और इंग्लिश में देखिएगा कि द स्टेट कहां लिखा हुआ है, स्टेट कहां लिखा है। जब विदेशी राज्य की बात आई तो खाली स्टेट लिखा हुआ है, और जब भारत की बात आई, जब भारत की राज्य की बात आई तो द स्टेट लिखा हुआ है। ये खूबसूरती डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही बता सकते हैं। देख सकते हैं आप 19 नवंबर 1948 में संविधान सभा में क्या हुआ वो। अब संविधान सभा के उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी क्या कह रहे हैं, जरा देखिएगा। अब मैं तीनों संशोधनों पर वोटिंग करवाता हूं। पहली वोटिंग कराई, अस्वीकार कर दिया गया। रिक्वायर्ड शब्द को हटाकर इंडिकेट लिख दो, अस्वीकार कर दिया। द स्टेट शब्द को हटाकर स्टेट लिख दो, अस्वीकार कर दिया गया। यानी संविधान सभा ने इसको स्वीकार नहीं किया। अभी हाल ही में मैंने पहले भी 2-4 बार यहां कहा, एक प्रतियोगी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया
कि संविधान सभा में जब भी कोई निर्णय लिए जाते थे तो वो कैसे लिए जाते थे, सर्वसम्मति से लिए जाते थे, बहुमत से लिए जाते थे, या कुछ और तरीका होता था। आंसर दिया गया सर्वसम्मति से। मैंने दोस्तों इसी मंच से कहा यह बिल्कुल ठीक नहीं है। संविधान सभा में कुछ निर्णय सर्वसम्मति से हुए, कुछ निर्णय बहुमत से हुए, ये बात बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। फिर मैंने ये भी कहा मतदान भी करवाया गया। आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि संविधान सभा में कुछ विषय पर मतदान करवाया जाएगा। कहीं आपको दिखाई देगा 40 पक्ष में है, कहीं 20 विपक्ष में, कहीं 100 पक्ष में है, कहीं 30 विपक्ष में, इस तरह से दिखाया जाएगा। ये सब दिखलाता है कि संविधान सभा में मतदान की प्रक्रिया भी होती थी। जिस तरह से हमारी संसद में आज कोई बिल पारित होता है, कोई प्रस्ताव पारित होता है, तो उसमें हमको संख्या मालूम पड़ती है कि पक्ष में कितने, विपक्ष में कितने। ये सब बातें संविधान सभा में हुई थी। संविधान सभा में काम कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, ये सारी बातें महसूस करने के लिए आपको संविधान सभा के ये विभिन्न सत्र देखने होंगे। थोड़ा बोरिंग है, जानता हूँ, थोड़ा ऐसी बातें हैं जो बहुत गंभीर है, बहुत गहन है, और इन सब बातों को गहनता से समझने के लिए, इसकी गंभीरता को समझने के लिए हमको उसी प्रकार की गंभीरता दिखलानी होगी। चलिए, तो सारे संशोधन अस्वीकार कर लिए गए। आगे बढ़ते हैं। उपाध्यक्ष महोदय अब कह रहे हैं कि भाई अब अनुच्छेद 28 को हम भारतीय संविधान का भाग मान ले क्या? तो संविधान सभा ने कहा मान लीजिए, प्रस्ताव स्वीकार हो गया। यह प्रस्ताव स्वीकार हो गया। इस प्रकार से अनुच्छेद 28 भारतीय संविधान में जुड़ गया। ये लीजिए, अनुच्छेद 28 भारतीय संविधान में जुड़ गया। अब आ रहा है अनुच्छेद 29। ये आज का अनुच्छेद नहीं है, ध्यान रखना, सीक्वेंस चेंज है। उपाध्यक्ष महोदय अब अनुच्छेद 29 पर विचार करेंगे। अनुच्छेद 29 को निकालने का प्रस्ताव करने वाला संशोधन 847 नियम विरुद्ध है। चलिए, एक सदस्य कोई एक ऐसा संशोधन लेकर आया जिसमें वो अनुच्छेद 29 को हटाना ही चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा यह नियम विरुद्ध है, इसे मैं रखने की परमिशन नहीं दूंगा। फिर प्रोफेसर केटी साह का नाम पुकारा जाता। प्रोफेसर केटी साह संविधान सभा के वे सदस्य जो बहुत ज्यादा सक्रिय थे। संविधान सभा के 7 वे सदस्यों में से एक प्रोफेसर केटी साह भी है जिन्होंने संविधान सभा में 1 लाख से ज्यादा शब्द बोले। प्रोफेसर केटी साह के द्वारा कई संशोधन रखे गए, कई संशोधन, और मेरा तो यहां तक मानना कि सबसे ज्यादा संशोधन प्रोफेसर केटी साह ने रखे थे। हालांकि वो अलग बात है कि प्रोफेसर केटी साह के संशोधनों को बहुत कम स्वीकार किया गया, लेकिन इससे संविधान के निर्माण में उनका महत्व कम नहीं हो जाता है, क्योंकि कोई प्रस्ताव रखना अपने आप में एक साहस का कार्य है। और इस प्रस्ताव पर संविधान सभा क्या सोचती है, अगर प्रस्ताव रखा ही नहीं जाता तो हमें संविधान सभा के विचार कैसे जानने को मिलते, और अगर प्रस्ताव रखा ही नहीं जाता तो डॉक्टर BR अम्बेडकर उन्हें अस्वीकार कैसे करते, और अस्वीकार करते हुए वो तर्क कैसे देते, और वो तर्क अगर नहीं देते, अगर बातें नहीं रखी जाती, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो संविधान का व्याख्या करने का काम करता है वो इतनी बखूबी से व्याख्या नहीं कर पाता। तो सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करने के लिए संविधान सभा की बहस की शरण लेता है, हम भी इसी की शरण में। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर केटी साह क्या कह रहे हैं? प्रोफेसर केटी साह कह रहे हैं अनुच्छेद 29 के स्थान में निम्न अनुच्छेद रखा जाए। क्या अनुच्छेद रखा जाए? इस भाग में दिए गए जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य के कर्तव्य समझे जाएंगे और ऐसी रीति और ऐसे प्राधिकारी द्वारा लागू होंगे जो इस प्रकार के प्रत्येक प्रावधान से संबंधित कानून के अंतर्गत तथा उसके अधीन समुचित समझे जाए। वाह, राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के कर्तव्य समझे जाने चाहिए, इस प्रकार की शब्दावली जोड़ दीजिए, ऐसा प्रोफेसर केटी साह कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके पीछे वो तर्क क्या देते हैं। इस प्रस्ताव को सभा के समक्ष रखते समय मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के उन विचारों के प्रति जो उन्होंने कुछ मिनट पूर्व व्यक्त किए अपने उत्कट प्रशंसा के भाव को प्रकट करूंगा। उन्होंने केवल इस बात पर जोर ही नहीं दिया कि ऐसे विषय को हमें पवित्र सिद्धांत मात्र के रूप में न छोड़ देना चाहिए, वरन उन्होंने हमको एक प्रकार के निर्देशक सिद्धांत भी बना देना चाहिए जो यद्यपि आज्ञामूलक शब्द का प्रयोग तो नहीं हुआ पर आज्ञामूलक माने जा सकते हैं। आगे वो कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर के समान सचेत, कुशाग्र बुद्धि वाले तथा नव विचारों के प्रति सजग व्यक्तियों में मत परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत ही शीघ्र ही पूरी हो जाती। इसलिए यह कहने में मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होंने इस संविधान में इस पावन भावनाओं को स्थान देने के लिए जिस शीघ्रता से अपना मत परिवर्तित करके स्वीकृति दी है
उसको मैं अत्यंत सराहनीय समझता हूं। सच तो यह है कि वे एक कदम आगे बढ़ गए हैं और यद्यपि संविधान में उनको अपने उचित नाम तथा शीर्षक में स्थान देने में वे प्रस्तुत नहीं है, किंतु वे इसके लिए तैयार हैं कि यह सिद्धांत व्यवहारिक रूप से काम में लाया जाए। प्रोफेसर केटी शाह अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। भाई यही तो बातें हैं जो संविधान की खूबसूरती को बतलाती है। फिर वो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा, नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना में क्या कहा जाता है? ये कोरी कल्पनाएं हैं, ये नए वर्ष के पहले दिन के वादे हैं, ऐसा कहा जाता है ना। ये भी कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व क्यों जोड़ दिए, ये तो खाली सपने हैं जो कभी भी पूरे नहीं होते हैं, ऐसा कहा जाता है। हरमन जी, फिरोदा साहब, काफी दिनों बाद जुड़े हैं आज, ऐसा कहा जाता है कि नहीं कहा जाता नीति निर्देशक तत्वों के बारे में? अब प्रोफेसर केटी शाह क्या कह रहे हैं जरा देखना। मुझे तो नीति निर्देशक तत्व, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, क्या कह रहे हैं? मुझे तो ये बात ऐसी हुंडी के समान लगती है जिसे साहूकार तब चुका सकता है जब वह चुकाने के योग्य है, अर्थात ऐसी जिसे वह तभी चुकाए जबकि उसके आर्थिक संसाधन उसको ऐसा करने की सुविधा देते हैं। उन्होंने कहा कि नीति निर्देशक तत्व तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा ऋण है जो कोई व्यक्ति तब चुका सकता है जब उस चुकाने की क्षमता है। वो ऋण जरूर है लेकिन चुकाने की क्षमता अगर नहीं है तो वो नहीं चुकाएगा। आगे वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जब राज्य के पास आर्थिक समृद्धि आएगी तभी वो इन तत्वों को लागू करेगा। तो भाई ये तत्व जोड़ ही क्यों रहे हो, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं। एक भाई क्या कह रहे हैं, एक बहन कह रही है कि सर हम भी सुप्रीम कोर्ट की तरह संविधान की व्याख्या कर रहे हैं। बिल्कुल व्याख्या ही तो करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहे हैं। संविधान सभा में जो बहस है उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इससे हम संविधान के प्रति अपनी समझ को विकसित कर सकें और सबसे बड़ी बात है हम संविधान में अपनी आस्था प्रकट कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से प्रोफेसर केटी शाह अपने तर्कों से तीर चला रहे हैं। तर्कों के तीर चल रहे हैं प्रोफेसर केटी शाह के द्वारा। गजब गजब की बातें लिखी है उन्होंने। वो एक बात और कह रहे हैं, गजब की बात बताना चाह रहा हूं। आज कुछ बातें ऐसी भी आएगी। एक्चुअली में संविधान सभा के एक मेंबर हैं, अभी नाम बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि थोड़े समय बाद में उनका नाम आएगा। संविधान सभा के एक ऐसे मेंबर हैं जो संविधान सभा में आ रहे हैं ट्रेन में बैठकर, और वो अपना जो बक्सा है, अपना जो बैग है, उसमें बहुत सारे संशोधन को लेकर आए और वो बक्सा गुम हो गया। चोरों ने उसकी चोरी कर ली, वो बैग उठा के ले गए। वो इससे उनके कई सारे जो संशोधन है वो जो रखने थे संविधान सभा में उसको वो रख नहीं पाए। इसके बावजूद भी वो सदस्य संविधान सभा में आपको बहुत एक्टिव नजर आएंगे। जरा देखते हैं वो कौन है, क्या कह रहे हैं, जरा देखिएगा। एक बात और है जो मुझे कहनी है, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं। इसके बाद मैं फिर अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। मेरे माननीय मित्र श्री रोहिणी कुमार चौधरी ने चोरों के उस दल की प्रशंसा की जो कलकत्ता और दिल्ली के बीच चोरी करते हैं, और मुझे इसके लिए सचेत किया कि कहीं वे बंबई और दिल्ली के बीच भी चोरी न करने लग जाए। मैं उनकी इस चिंता के लिए बहुत कृतज्ञ हूं जो उन्होंने मेरे तथा एक और अन्य माननीय सदस्य के प्रति प्रकट की। मैं उन्हें केवल ये आश्वासन दे सकता हूं कि उनकी शंकाएं निराधार है, क्योंकि मैं रेल के डिब्बे में अपने बक्स में अपने संशोधनों को बंद करके सर के नीचे रखकर यात्रा करने का अभ्यस्त नहीं हूं। मैं संशोधनों को अपने मस्तिष्क में रखकर चलता हूं। क्या बात है। मेरा बक्सा अगर चोरी भी हो जाएगा मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं अपने संशोधनों को जिस बक्से में रखता हूं वो बक्सा मैं अपने तकिए के नीचे तकिए के रूप में यूज नहीं करता हूं, मैं अपने सर के लिए यूज नहीं करता हूं। चोर चोरी करे मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरा मस्तिष्क तो मेरे पास है, मेरे सारे संशोधन मेरे मस्तिष्क में है। ऐसा प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं। गजब के व्यक्ति है, देख सकते हैं आप। इसलिए जब तक कि चोर अपने साथ किसी कुशल सर्जन को लेकर ना चले वो मेरे मस्तिष्क से इन संशोधनों को निकाल नहीं सकते। चोर अगर चोरी करना चाहते हैं, संशोधनों की चोरी करना चाहते हैं, तो उनको एक डॉक्टर लाना पड़ेगा, एक सर्जन लाना पड़ेगा, और वो सर्जन मेरे मस्तिष्क से संशोधन अगर ले लेगा तो चोरी हो जाएंगे। वरना जब तक मैं हूं और मेरा मस्तिष्क है तब तक इन संशोधनों को कोई भी चोर चोरी
नहीं कर सकता। क्या गजब के लोग हैं भाई। तब तक मेरे संशोधनों को कोई नहीं चुरा सकता और सभा उससे बच नहीं सकती। संविधान सभा में तो मैं वो संशोधन रखूंगा और वो सभा मेरे से बच नहीं सकती, क्योंकि मेरे संशोधन मेरे मस्तिष्क में और चोर के पास सर्जन है नहीं। क्या बात कही है। अब नजरुद्दीन जी अहमद साहब आ रहे हैं। यद्यपि मैं अपना संशोधन पेश तो नहीं कर रहा हूं, फिर भी मैं बोलना चाहता हूं। तो एम अनंत श्यामनम अयंगर कहेंगे, एक ऐसा ही संशोधन जो द स्टेट शब्दों के स्थान में एवरी स्टेट शब्द रखने के लिए था, पेश किया गया था और उसे अस्वीकार किया गया था। अब थोड़ा सा गर्मा गर्म बहस हो जाएगी। अब थोड़ी सी गर्मा गर्म बहस हो जाएगी। मैंने साथियों आपसे कहा था, शुरुआत में ही कहा था कि आज संविधान सभा में ऐसा कुछ होगा, ध्यान से सुनिएगा, आज संविधान में ऐसा कुछ होगा कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कह देंगे मैं पद छोड़ दूंगा। गजब की बात है ना। तो क्या होगा, कुछ बहस होगी, किस विषय पर होगी उसी पर चर्चा करते हैं। जरा देखिएगा, उपाध्यक्ष कह रहे हैं यदि आप बोलने का आग्रह करते हैं तो फिर आप बोल लीजिए, संशोधन नहीं रख रहे हैं लेकिन बात रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। इस बीच में अनंत श्यामनम अयंगर कह रहे हैं कि इसी प्रकार का संशोधन हमने अस्वीकार किया था और उनका संशोधन भी इससे संबंधित है, इसलिए इनको रखने का नहीं दिया जाए और बोलने भी नहीं दिया जाए। फिर जैसे ही उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि नहीं इनको बोलने दिया जाए, तो फिर नजरुद्दीन जी अहमद क्या कह रहे हैं, मैं 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, बस मैं अपनी बात को रख के बैठ जाऊंगा, 1 मिनट मुझे दे दो। तो फिर एम अनंत श्यामनम अयंगर क्या कह रहे हैं, एम अनंत श्यामनम अयंगर कह रहे हैं, मैं निवेदन करता हूं कि निरर्थक संशोधनों से बचने के लिए अध्यक्ष को सदैव ये अधिकार है कि उनको पेश करने की आज्ञा ना दे। इस विषय पर सभा विचार कर चुकी है, इस पर विचार समाप्त हो चुका है और सिवाय इसके कि सभा का समय खोया जाए कोई उद्देश्य प्रतीत नहीं होता। मैं निवेदन करता हूं कि श्री नजरुद्दीन अहमद के संशोधन का कोई सार नहीं है, फिर भी उस पर आग्रह किया जाता है, तो उस संदर्भ में मैं आपकी व्याख्या चाहता हूं। वो उपाध्यक्ष महोदय से कह रहे हैं। नजरुद्दीन जी अहमद कह रहे हैं, मुझे बहुत दुख है, मेरे समझाने वाले प्रयत्न को समय खोने वाला प्रयत्न कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूं और मुझे यह कहा जा रहा है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं। यह तो ठीक बात नहीं है। अभी तो आज 8:18 हुए हैं भाई। अभी आज हमारी चर्चा 9 बजे तक चलने वाली है, हो सकता है 9:15 तक भी चल जाए। आज हमारे यहाँ पर रविवार है, उधर वहाँ पर शुक्रवार है, तो आज तो हरबंस जी भी हमारे स्कूल से फ्री हैं, इसलिए तो सब जुड़े हैं, तो इसलिए चर्चा थोड़ी लंबी चलने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। फीडबैक अभी रुक जाइए। चलिए, उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं, मेरा निवेदन है कि आपको जो कुछ उन्होंने कहा है उस पर ध्यान दिए बिना आप अपनी बात को रखें। संविधान सभा में थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो रही है। नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं कि मैं संशोधन नहीं रख रहा हूं पर मैं बोलना चाहता हूं। एम अनंत श्यामनम कह रहे हैं कि नहीं, आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आप जो बात कहने चाह रहे हैं उस प्रकार की बात पहले से हो चुकी है। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि नहीं, उनको बोलने दीजिए। अनंत श्यामनम अयंगर कह रहे हैं कि नहीं, हमने पहले ऐसा तय कर रखा था कि अगर एक जैसे संशोधन पहले खारिज कर दिए गए तो आगे रखने की उनको परमिशन नहीं दी जाएगी, फालतू में टाइम खोटी कर रहे हैं, समय बर्बाद हो रहा है। तो नजरुद्दीन जी साहब कह रहे हैं कि यार हद हो गई, मैं टाइम खोटी कर रहा हूं, मैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे अरे आप उनकी बातों को ध्यान क्यों दे रहे हैं, आप तो अपनी बात को रखिए ना। संविधान सभा में कुछ बहस इस तरह से हो रही है। फिर नजरुद्दीन जी साहब कह रहे हैं कि द स्टेट शब्द की जगह पर एवरी स्टेट शब्द रखा जाए। फिर ये कह रहे हैं कि मैं अनंत श्यामनम अयंगर की बातों के बल को मैं पूर्णतः समझता हूं, परंतु सभा के समक्ष तक कठिनाई उपस्थित करने के लिए मैं विवश हुआ हूं। फिर वो अपनी बात को कह रहे हैं। इसी बीच में के संतानम साहब बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 29 पर ध्यान दें। द स्टेट की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि इसका वही अर्थ है जो इस संविधान के भाग 3 में है। आप लोगों ने अगर भारतीय संविधान का भाग 4 का अनुच्छेद 36 पढ़ा है, क्या है अनुच्छेद 36 जरा बताओ तो। यूट्यूब वालों आप बता दीजिए, यूट्यूब वालों, जूम वालों बताओ, भारतीय संविधान का भाग 4 का अनुच्छेद 36 क्या है। राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, क्या वाकई में दी गई है? नहीं दी गई है तो क्या लिखा हुआ है? राज्य शब्द का यहां वही अर्थ है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत दे रखा है। यानी 12 और अनुच्छेद 36 दोनों राज्य शब्द की बात करते हैं। के संतानम साहब उसी की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं। नजरुद्दीन जी अहमद आगे बोल रहे हैं कि मसौदे में जो कठिनाई है मैं उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं।
इसके बाद में प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी का उद्बोधन होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बातें हो रही है। फिर हुसैन इमाम साहब जो कि बिहार से हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि प्रस्तावक के अतिरिक्त इन संशोधनों पर अन्य व्यक्ति वाद विवाद में भाग ले सकता है क्या? तो उपाध्यक्ष कह रहे हैं यदि आप मेरी दृष्टि में पड़ जाते तो मैं आपको भी अवसर दे देता, पर आप मुझे नजर नहीं आए इसलिए मैंने आपको अवसर नहीं दिया। जैसे इस स्क्रीन पर जूम से जो जुड़े हुए साथी है वो सब मुझे नजर आ रहे हैं, तो सबका नाम मैं ले लेता हूं। ठीक इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय भी यही कह रहे हैं कि मुझे जिन पर मेरी दृष्टि पड़ जाती है मैं उनका नाम ले लेता हूं। तो हुसैन इमाम साहब क्या कहते हैं, मैंने यह समझा था कि संशोधनों पर मत लेकर जब उन पर विचार समाप्त किया जाए तब वाद विवाद होगा। उपाध्यक्ष नहीं, कल यह निश्चय किया था कि माननीय सदस्य दोनों पर, संशोधन पर और अनुच्छेद पर भी बोल सकते हैं। हुसैन इमाम साहब, वाद विवाद से सभा के अन्य सदस्यों को भी अवसर प्राप्त होगा। तो उपाध्यक्ष आप पहले खड़े क्यों नहीं हुए? इसके बाद में प्रस्ताव पर वोटिंग कर दी जाती है और वोटिंग करने के बाद में ये अस्वीकार हो जाता है। द स्टेट की जगह एवरी स्टेट वाला प्रस्ताव भी अस्वीकार हो जाता है और इसके बाद में अनुच्छेद 29 को संविधान का भाग मान लिया जाता है और संविधान सभा इसको स्वीकार कर लेती है। इसके बाद में महबूब अली बेग साहब आते हैं। श्रीमान, मैंने ये कहा कि इस अनुच्छेद पर बोलना चाहता हूं, मैं खड़ा भी हुआ था। तो उपाध्यक्ष कह रहे मैंने आपको देखा नहीं था, अब आप बोल नहीं सकते। तो महबूब अली बेग साहब कह रहे साहब ये अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे बोलने दिया जाए। उपाध्यक्ष कह रहे नहीं, अब मैं लौट कर नहीं जाऊंगा। जब संविधान सभा ने उसके ऊपर अपनी स्वीकृति दे दी है, अब मैं वापस लौटकर उस अनुच्छेद पर आपसे चर्चा नहीं करवाऊंगा। इसके बाद में अमेय कुमार घोष कह रहे हैं श्रीमान, मैं ठीक पद्धति जान सकता हूं, जब कोई खंड सभा में रख दिया जाता है तो क्या सदस्य को यह अधिकार नहीं है कि वह उसके पक्ष या विपक्ष में बोले? तो उपाध्यक्ष कहते हैं अवश्य अधिकार है, बोले ना, हमको क्या दिक्कत है। तो अमेय कुमार घोष कह रहे हैं परंतु मेरे विचार से इस अनुच्छेद के बारे में ऐसा अवसर नहीं दिया गया, संशोधन पर सीधा वोटिंग करवा ली, आपने तो हमको बोलने का वक्त ही नहीं दिया। फिर एम अनंत श्यामनम आयंगर आ रहे हैं, श्रीमान कल आपने ये व्यवस्था दी थी और ये स्वीकार भी की गई थी कि दो पृथक पृथक वाद विवाद करने की अपेक्षा एक बार ही दोनों अर्थात संशोधन और अनुच्छेद पर वाद विवाद हो जाना चाहिए, ये व्यवस्था दी थी और हमने इसको लागू किया। तो फिर अमेय कुमार घोष को गुस्सा आ जाएगा। अमेय कुमार घोष कहेंगे वह समस्त संविधान के लिए व्यवस्था नहीं थी, वह केवल अनुच्छेद 3 के लिए थी, आप सब उसके ऊपर लागू मत कीजिए। अनुच्छेद पर चर्चा अलग होगी, संशोधन जो उस पर लाए जाएंगे उस पर भी चर्चा अलग होगी। अनंत श्यामनम आयंगर कह रहे कल आपने कहा था कि अनुच्छेद और संशोधन दोनों पर साथ साथ चर्चा की जाएगी। अमेय कुमार घोष कह रहे कि नहीं, वो बात केवल अनुच्छेद 3 के लिए थी, पूरे संविधान के संदर्भ में यह बात लागू नहीं थी। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, वही पद्धति अंगीकार कर ली गई है। इसके बाद में देखो कोष्टक में लिखा हुआ बाधा है, इसका मतलब वहां पर कुछ हंगामा हुआ संविधान सभा में। कृपा करके मुझे बोलने दीजिए, कुछ हंगामा होता है तो उपाध्यक्ष बोलते कृपा करके मुझे बोलने दीजिए, क्या मैं आगे कुछ बोलूं? बी पोकर साहब कुछ बीच में खड़े हो गए होंगे, तो बी पोकर साहब से जो खड़े हो गए थे, आप कुछ कहना चाहते हैं या फिर मैं कुछ बोल लूं? मैं उपाध्यक्ष हूं, मुझे बोलने दीजिए। फिर बी पोकर साहब कुछ कह रहे हैं, मद्रास के हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनना, बड़ा गुस्से वाली बात है। श्रीमान, मुझे यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि श्री अनंत श्यामनम आयंगर बहुधा अध्यक्ष के रूप में अपने कार्य करने लग जाते हैं। वो तो खुद एक मेंबर है, लेकिन अक्सर मैं देखता हूं कि अनंत श्यामनम आयंगर अध्यक्ष बन जाते हैं, वो अपनी व्यवस्थाएं देने लग जाते हैं जबकि वो खुद एक सदस्य है। पोकर साहब कह रहे हैं, इंग्लिश वाले, बिल्कुल अरमान भाई, इंग्लिश वाले यही है जो इनको हिंदी नहीं आती है। देख लो यहां पर लिखा हुआ स्टार, स्टार का मतलब इन्होंने इंग्लिश में बोला। फिर हंगामा होता है तो उपाध्यक्ष कहता है अरे शांति शांति, हंगामा मत करो भाई, शांति शांति। फिर पोकर साहब कह रहे हैं श्रीमान, वे अध्यक्ष को सदैव आदेश देते हैं, वे अध्यक्ष को आदेश देते हैं, अनंत श्यामनम आयंगर, ऐसा वो कह रहे हैं। तो कुछ माननीय सदस्य अरे इसको वापस लो, ये सेंटेंस आप नहीं बोल सकते, इसको वापस लीजिए वापस लीजिए। देखिए एक साथ में लिखा हुआ, कुछ माननीय सदस्यगण वापस लो वापस लो वापस लो। पोकर साहब कह रहे हैं मैं एक सच बात की ओर संकेत कर रहा हूं अभी। फिर के हनुमंतैया बीच में बोल जाते हैं श्रीमान, वे एक माननीय सदस्य की निंदा कर रहे हैं। तो उपाध्यक्ष कह रहे हैं शांति शांति शांति। फिर बी पोकर साहब वापस बोल रहे हैं मैं तो सच बात कह रहा हूं, उन्होंने अभी कहा कि संशोधन के प्रस्ताव और खंड के विरुद्ध प्रस्ताव पर साथ साथ वाद विवाद करना चाहिए।
सच तो यह है कि जब श्री महबूब अली आए और उन्होंने खंड के विरुद्ध बोलना चाहा तो अध्यक्ष महोदय ने यह कह दिया कि संशोधनों के समाप्त करने के पश्चात बोलना। अब वो बोलना चाहते हैं तो आप बोलने देते नहीं है। आप कह रहे हैं साथ साथ चर्चा चलेगी, कभी कह रहे हैं कि नहीं बाद में चर्चा करना। तो ये क्या बात है? मैं तो ये सच बात ही तो बताना चाह रहा हूं। तो विश्वनाथ दास कह रहे हैं मैं एक औचित्य संबंधी प्रश्न उठाना चाहता हूं। बड़े दुख की बात है कि एक माननीय सदस्य उपाध्यक्ष तथा सभा के माननीय सदस्यों का ध्यान कुछ प्रश्नों की ओर आकर्षित करने के लिए कूदकर जा पहुंचते हैं, जबकि उन प्रश्नों पर स्वयं उपाध्यक्ष महोदय को ध्यान देना चाहिए। ये बात है कि उपाध्यक्ष महोदय उन पर ध्यान नहीं देते, सिद्ध करती है कि या तो वे स्वयं इन बातों को चाहते हैं अथवा वे ही उनकी व्यवस्थाएं हैं। उन माननीय सदस्य का कोई कर्तव्य नहीं है कि वे इस सभा को तथा माननीय उपाध्यक्ष महोदय को कोई ऐसा मार्ग बताए जिसको कि उन्हें स्वयं सोचना चाहिए। खेद के साथ कहना पड़ता है कि इससे अध्यक्ष पद का अपमान होता है। लो जी, हो गई गर्मा गर्म बहस। उपाध्यक्ष महोदय को सारी व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन एक सदस्य बोल जाते हैं तो इससे अध्यक्ष या जो उपाध्यक्ष का जो पद है उसका अपमान होता है, ऐसा कह रहे हैं। अब उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं? क्या मैं निवेदन करूं कि श्री आयंगर ने केवल उस प्रणाली को दोहराया है जिसके अनुसार अपनी कार्यवाही संचालन करना इस सभा ने अंगीकार किया। कल जो कुछ पारित किया गया सभा को उसकी याद दिलाने में श्री आयंगर ने मेरी समझ में कोई गलती नहीं की। मुझे बहुत दुख है कि वक्ताओं ने उनकी बातों को ठीक नहीं समझा। मैं चाहता हूं कि हम पूर्णतया एक रूप होकर कार्य करें और किसी प्रकार का मिथ्या भ्रम उत्पन्न न होने दें। हमको यहाँ स्वच्छ और निर्मल हृदय होकर आना चाहिए और परस्पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। प्रजातंत्र में सदैव ऐसा होता आया है, ऐसा वो कह रहे हैं। कितनी गजब की बात कही है उन्होंने। फिर वो कह रहे हैं कि आयंगर साहब मेरी सहायता करने के लिए जो समस्त सभा के लिए संतोषप्रद कार्रवाई का संचालन करने में अपना प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ठीक है, उनकी ओर से कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ऐसा उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं। फिर भी पोकर साहब अपनी बात को रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है भाई, अगर आप हमको अपनी बात को रखने का मौका दे रहे तो अच्छी बात है। फिर उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं? क्या मैं एक सुझाव रख सकता हूं? जब मैंने इस प्रकार का समझौता कर लिया है कि कोई माननीय सदस्य किसी विशेष अवसर पर बोल सकेगा तो उस समय वह सामने के स्थानों को ग्रहण कर ले। भाई जो सदस्य बोलना चाहता है वो मेरे सामने आकर बैठ जाए तो मुझे वो दिखेगा, तो मैं उनको आने का अवसर दे दूंगा, उनको बोलने का अवसर दे दूंगा। अब वो छुपकर पीछे वाली सीट पर बैठे हैं तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे आप जूम पर जो जुड़े हुए साथी हैं वो अपना वीडियो ऑफ कर लेते हैं और कहते हैं साहब मुझे भी कुछ कहना है, कुछ प्रश्न पूछना है, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? इसके लिए तो आपको जूम पर आना पड़ेगा, अपना वीडियो ओपन करना पड़ेगा, तभी तो मुझे मालूम पड़ेगा ना। ऐसा ही उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि जो सदस्य अपनी बात को रखना चाहते हैं वो एक बार मेरे सामने आके बैठ जाए तो मुझे मालूम पड़ेगा कि ये बोलना चाहते हैं, मैं उनको बोलने का अवसर दे दूंगा। क्यों नरपत भाई, सही बात है कि नहीं है? अब हुसैन इमाम साहब बोल रहे हैं, क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि आप अपनी व्यवस्था को और स्पष्ट रूप से रखें, क्योंकि जिस समय ये व्यवस्था की गई थी उस समय मैं उपस्थित नहीं था, इसलिए मुझे मालूम नहीं है कि आपने किस प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न की है। इस प्रकार से ये बहस आगे बढ़ रही है, आप देख सकते हैं बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय के विचार आ रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय के विचारों के पश्चात अन्य सदस्य भी बोल रहे हैं और फिर अनुच्छेद 30 रखा जा रहा है। अब उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं अनुच्छेद 30 को संविधान का भाग बना लिया जाए और उसके बाद में कुछ संशोधन आ रहे हैं। पहला संशोधन श्री दामोदर स्वरूप सेठ का आ रहा है। वो अनुच्छेद 30 के स्थान पर कुछ अनुच्छेद जोड़ना चाहते हैं, कुछ बातें जोड़ना चाहते हैं। उनमें वो संचार के प्रमुख साधन, ऋण विनिमय, खनिज पदार्थों के साधन, प्राकृतिक शक्ति के साधन, इस प्रकार की बातें जोड़ रहे हैं। सहकारिता के आधार पर कृषि, ऋण और उद्योगों के संगठन का प्रोत्साहन करने के बारे में उनका प्रस्ताव है और इसके बाद में वो इसके संदर्भ में कुछ तर्क भी देते हैं। फिर इसके बाद में अगर आप लोगों ने भारतीय संविधान का आर्टिकल 39 पढ़ा है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 39 पढ़ा है, तो आपको दिखाई देगा राज्य कुछ कामों के लिए प्रयास करेगा, इस प्रकार की शब्दावली लिखी हुई है, प्रयास करेगा। संविधान सभा के कुछ सदस्यों को इस शब्दावली पर आपत्ति है। वो कह रहे हैं प्रयास करेगा, ये शब्दावली हटा दीजिए। कौन कह रहे हैं जरा देखते हैं। नजरुद्दीन जी अहमद कह रहे हैं स्ट्रीव टू का मतलब प्रयास करना, वो शब्द हटा दीजिए
और सीधा आप लिखिएगा कि राज्य ऐसा करेगा। प्रयास करने से का मतलब तो वो कहेगा साहब मैंने कोशिश तो की थी पर हुआ ही नहीं, मैं क्या करूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे आरएस के रिजल्ट कल घोषित हुए, कुछ लोगों परसों घोषित हुए, कुछ लोगों ने कहा कि हमने प्रयास किए थे। अब प्रयास में कितनी गहनता थी, प्रयास में कितनी गंभीरता थी ये मालूम नहीं पड़ता है ना, तो प्रयास शब्द हटा दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। उसकी जगह पर आप क्या लिखिए, करेगा। करेगा लिख दिया कि राज्य ऐसा ऐसा काम करेगा, तो राज्य को करना होगा, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। इसके लिए उन्होंने संशोधन लाया है। अब एच.वी. कामत साहब भी इसी प्रकार का एक संशोधन लेके आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 30 में जो नेशनल लाइफ जो लिखी हुई है उसकी जगह पर जो नेशनल लाइफ शब्द से पहले जो द लिखा हुआ है उस द शब्द को हटा दीजिए, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। तो द शब्द को लेकर बड़ी दिक्कत है और डॉक्टर अंबेडकर ने इस बार एच.वी. कामत साहब के संशोधन को स्वीकार कर लिया कि नेशनल लाइफ के आगे द शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। द नेशनल लाइफ जरूरी नहीं है, नेशनल लाइफ खुद ही अपने आप में बहुत पर्याप्त है और डॉक्टर अंबेडकर ने इसको स्वीकार कर लिया। अब आते हैं महबूब अली बेग साहब। वो दामोदर स्वरूप जी ने जो संशोधन रखा उसका विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल इस प्रकार की बातें संविधान में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो गजब की बातें है कि नहीं, आप बताइए मुझे। थोड़ी सी चाय पी लेता हूं ताकि मुझे भी ताकत आ जाए। तो बताओ भाई, कैसे ठीक लग रहा है आपको संविधान सभा की ये बहस जानकर, समझकर, भारत के संविधान को समझने में मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त मदद मिलने वाली है। हाँ, स्पॉन्टेनियस, वेरी गुड, क्या बात है। चलिए, के हनुमंतैया साहब कह रहे हैं कि भाई दामोदर स्वरूप सेठ ने जो संशोधन पेश किया उसका मैं विरोध करता हूं। वो कह रहे हैं इस प्रकार की बातें संविधान में जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हनुमंतैया साहब कह रहे हैं। ठीक है, ये बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। फिर हुसैन इमाम साहब क्या कह रहे हैं? अरे हाँ, अब आप इनको फीडबैक का लिंक शेयर कर दीजिए, फीडबैक का लिंक शेयर कर दीजिए भाई। हुसैन इमाम साहब की जो बात है, फीडबैक का लिंक शेयर कर दीजिए। यूट्यूब वाले कह रहे सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप, थैंक यू वेरी मच। पर हम तो पढ़ा कहाँ रहे हैं, हम तो चीज़ों को सामने रख रहे हैं आपके, जिससे कि संविधान के प्रति समझ विकसित हो। हमारा कोशिश खाली इतना है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि मैं ना तो सेठ दामोदर स्वरूप का पूर्ण समर्थन करता हूं और ना मैं शासन अथवा प्रस्ताव अथवा इस अनुच्छेद के समर्थकों की प्रशंसा करता हूं, जो कि सब अत्यंत भयावह थे कि कहीं सभा के सामने ऐसी कोई बात ना रख दी जाए जिसमें समाजवाद की गंध आती है। वो कह रहे हैं कि हमारे संविधान सभा के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो डरे हुए हैं, उन्हें लगता है कि कोई ऐसी बात नहीं जोड़ दी जाए जिससे कि समाजवाद की गंध आती है, ऐसा वो कह रहे हैं। हाँ, अभी भाई क्या कह रहे हैं, सर जी पहली बार संविधान जब लिखा गया था वो किस भाषा में था? अरे संविधान तो पहली बार और अंतिम बार अंग्रेजी भाषा में ही लिखा गया था, अंग्रेजी में है ये संविधान। संविधान तो अंग्रेजी में है भाई, उसका तो जो हमने किया है ट्रांसलेट किया है, अनुवाद किया है। हुसैन इमाम साहब कह रहे हैं कि भाई संविधान सभा के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि कहीं संविधान में ऐसी बात ना जुड़ दी जाए जिसमें समाजवाद की गंध आती है। श्रीमान, मुझे खेद है कि सरकार किसी को भी सांत्वना नहीं दे सकी कि ना पूंजीपतियों को और ना मजदूरों को, ऐसा वो बोल रहे होते। तो टीटी कृष्णमाचारी के वीटी कृष्णमाचारी, बताओ भाई यूट्यूब वालों, आप ही बता दीजिए, जूम वालों, टीटी या वीटी? टीटी कृष्णमाचारी। वीटी कृष्णमाचारी तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, वीटी नहीं जेठाराम जी, टीटी कृष्णमाचारी। यही तो राज है शब्दों का, वीटी नहीं, टीटी कृष्णमाचारी, जो खुद संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक मेंबर थे। जैसे ही हुसैन इमाम साहब ये कहते हैं कि सरकार कोई भी सांत्वना नहीं देना चाहती है, ना पूंजीपतियों को सांत्वना देना चाहती है, ना मजदूरों को सांत्वना देना चाहती है, तो टीटी कृष्णमाचारी जी कहेंगे अरे ये सरकार की बात कहां से आ गई बीच में?
यहां सरकार की बात कहां से आ गई? हम संविधान का निर्माण कर रहे हैं, सरकार यहां क्या है भाई? सरकार अलग है। क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। टीटी कृष्णमाचारी जी, सरकार से इस सभा का क्या संबंध है? आप सरकार की बात यहां क्यों कर रहे हैं? हुसैन इमाम साहब कह रहे हैं, मैं वास्तविक तथ्य का वर्णन कर रहा हूं। अनुच्छेदों को लाया जाना विशेष दल नियंत्रित कर रहा है। अरे वाह, आरोप आरोप। क्या एक दल है इस संविधान सभा में जो विभिन्न अनुच्छेदों को नियंत्रित कर रहा है? कौन सा अनुच्छेद लाया जाएगा, कौन सा संशोधन लाया जाएगा, कौन सा स्वीकार होगा, एक विशेष दल इसको नियंत्रित कर रहा है। ऐसा संविधान सभा में हुसैन इमाम साहब बोल रहे हैं। और जैसे ही ऐसा बोलते हैं, उपाध्यक्ष कहते हैं शांति 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 करो भाई, क्यों हंगामा कर रहे हो? फिर एम थिरुमल राव क्या बोल रहे हैं, जो मद्रास के, मेरे मित्र कुछ सत्य वर्णन करना चाहते हैं, क्या ये विवाद अंतर्गत विषय से संगत नहीं होना चाहिए? अरे भाई, आप सत्य का वर्णन करो तो करो ना, कौन रोकता है, पर विषय जो चल रहा है उससे संबंधित तो होना चाहिए ना। तो हुसैन इमाम साहब क्या कह रहे हैं, मुझे क्या लेने दीजिए, उसके पश्चात आप जो चाहे कर सकते हैं। श्री गौतम ने भी ऐसा संशोधन रखा था। मोहनलाल गौतम क्या कह रहे हैं, क्या मुझे उस संशोधन को पेश करने के लिए बुलाया गया था? हुसैन इमाम साहब, नहीं श्रीमान। उपाध्यक्ष कह रहे हैं, कृपया अध्यक्ष को संबोधित करते रहिए, परस्पर तर्क वितर्क मत कीजिए, अध्यक्ष की तरफ देखकर बात कीजिए, आप आपस में बातचीत मत कीजिएगा। ऐसा वो कह रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय। आगे गुस्सा आ जाएगा। अब गुस्सा आएगा उपाध्यक्ष महोदय को। क्या कह रहे हैं, कृपया अध्यक्ष को संबोधित करते रहिए और परस्पर तर्क नहीं करिए, अन्यथा मैं भी इस पद से हट जाऊंगा। संविधान सभा के उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा में 19 नवंबर 1948 को विभिन्न सदस्यों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप जो लगाए जा रहे हैं, इससे इतने नाराज हो जाते हैं कि आप आपस में तर्क वितर्क क्यों करते? मेरी तरफ देख के बात कीजिए ना, जो अध्यक्ष है उसको संबोधित करते हुए बात कीजिए, नहीं तो मैं पद छोड़ दूंगा, मैं इस पद से हट जाऊंगा, अन्यथा मैं भी इस पद से हट जाऊंगा। संविधान सभा के उपाध्यक्ष ने आज ऐसा कहा था। मैं उनको अनुच्छेद की आलोचना करने का अवसर दूंगा, ना कि किसी राजनीतिक दल की आलोचना करने। वाह! संविधान सभा के उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि मैं आपको विभिन्न अनुच्छेदों की आलोचना करने का अवसर दे सकता हूं, किसी राजनीतिक दल की आलोचना करने का अवसर नहीं दे सकता हूं। जहां तक इस सभा का संबंध है, इसमें कोई राजनीतिक दल नहीं है। यह संविधान सभा है, यहां कोई राजनीतिक दल नहीं है, यहां कोई सरकार का कोई मतलब नहीं है। आप अनुच्छेदों की आलोचना कीजिए, मैं राजनीतिक दल की आलोचना करने नहीं दूंगा। और आपस में अगर इसी तरह से तर्क वितर्क करते रहे तो मैं संविधान सभा में ये जो उपाध्यक्ष का पद है ये छोड़ दूंगा। यूट्यूब वालों, समझ में आया कुछ? इस तरह से आपस में बहस नहीं करनी है। एड्रेस किसको करना है? अध्यक्ष को करना है। हुसैन इमाम साहब, अरे फीडबैक का लिंक शेयर करो ना भैया, क्या हो गया? फीडबैक का लिंक शेयर नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। हुसैन इमाम साहब, श्रीमान मैं आपकी राय पर चलूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, भावी राज्य पर कई देयता नीति निर्देशक तत्वों द्वारा लाद दी गई है। जिस रूप में संविधान बनने जा रहा है उसको ध्यान में रखकर यह कहा जा सकता है कि इस संशोधन द्वारा मैं केवल ये प्रयास कर रहा हूं कि संविधान द्वारा लादी गई देयता यानी दायित्व को पूरा करने के लिए कुछ परिसंपत्ति का भी प्रावधान हो। वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो चाहता हूं कि संविधान में आप जो नीति निर्देशक तत्व जो जोड़ रहे हैं, इतनी भारी जिम्मेदारियां जोड़ रहे हैं, तो इन भारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए राज्य के पास कुछ पैसा तो होना चाहिए। इससे संबंधित मैं कुछ बातें जोड़ना चाह रहा हूं, इसमें आपको मेरे समाजवाद की गंध आने लग जाती है, ये क्या बात हुई? ऐसा हुसैन इमाम साहब कहना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद में वो अपनी बातों को आगे रख रहे हैं। है कि नहीं गजब बातें? गजब नहीं, जोरदार बातें। अब आ रहे हैं संविधान सभा के एक सदस्य श्री महावीर त्यागी जी। क्या कह रहे हैं? अपने देश के लिए विधान निर्माण करने के विषय को विचार में रखते हुए यह अनुच्छेद बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें कम से कम हमारे विचारगत उद्देश्यों का चतुर्थांश है, चौथा भाग है, क्योंकि प्रस्तावना में हमने ये कहा कि न्याय, समानता और बंधुत्व प्राप्त करने के उद्देश्य से हम ये संविधान बना रहे हैं। श्रीमान, यही केवल एक खंड है जो सीधे सीधे न्याय के संदर्भ, न्याय से संबंधित है। महावीर त्यागी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि प्रस्तावना में जिस प्रकार से हमने न्याय, समानता, स्वतंत्रता का उल्लेख किया है, वो जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता वो इस खंड से प्राप्त हो सकती है। यानी प्रस्तावना में लिखे हुए उद्देश्य जो है वो भाग 4 में जो बातें लिखी जा रही है उससे
ये बातें समझ में आ रही है कि भाई भाग 4 ही वो खंड है जो उन उद्देश्यों को, उन लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकता है। क्या गजब की बात कही है। फिर महावीर त्यागी जी एक बात कह रहे हैं, बड़ी गजब की बात कह रहे हैं। शब्दों का जादू देखना, बड़े एक एक करके रखे जा रहे हैं, आप देखिएगा जरा। महावीर त्यागी जी जब बात को रख रहे हैं तो रोहिणी कुमार चौधरी जी जो कि आसाम से हैं, वो बोलते हैं, श्रीमान एक बात के बारे में मैं कुछ सोचना चाहता हूं। चूंकि माननीय सदस्य इस खंड का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि वे कृपा करके मुझे बताएंगे कि इन्फॉर्म शब्द जो है इसकी व्याख्या करेंगे। तो महावीर त्यागी जी इन्फॉर्म शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि इन्फॉर्म शब्द का मतलब क्या होता है। फिर वो प्रयास करना शब्द क्यों जोड़ा जाना चाहिए, इसकी भी वो व्याख्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अतः श्रीमान उनको प्रयास शब्द का प्रयोग क्यों करना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति मुझसे कुछ सिफारिश करता है और मैं ये कहता हूं कि मैं प्रयास करूंगा, तो इसका अर्थ यह है कि मैंने वचन नहीं दिया है। ये क्यों नहीं कहा जाता कि राज्य वृद्धि करेगा। क्या गजब की बात कही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे कोई प्रश्न पूछते हैं, यूट्यूब वाले और जूम वाले कोई मुझसे प्रश्न पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ अच्छा मैं इसका आंसर देने का प्रयास करता हूँ। तो वो ये कह रहे हैं कि इसमें आपका प्रॉमिस शामिल नहीं है, इसमें आपके वादे शामिल नहीं है, इसमें आपने वचन नहीं दिया, इसमें कमिटमेंट नहीं है। जबकि आप मुझसे प्रश्न पूछते हैं तो मुझे यह कहना चाहिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, इसमें कमिटमेंट है। प्रयास करूंगा तो इसमें कमिटमेंट नहीं है। तो आप प्रयास करूंगा जैसी शब्दावली क्यों डाल रहे हैं। आप ये लिखो ना कि राज्य ऐसा करेगा, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यही तो लिखा हुआ है, राज्य ये करेगा, राज्य वो करेगा। तो राज्य ऐसा करने का प्रयास करेगा, ऐसा क्यों लिख रहे हो। आप लिखो राज्य ऐसा करेगा। क्या गजब की जादूगरी है, वाह, मान गए भाई। तो महावीर त्यागी जी की इस बात के बाद में अब आ रहे हैं मोहनलाल जी गौतम। वो कह रहे हैं कि क्या अब वाद विवाद को समाप्त किया जा सकता है। तो उपाध्यक्ष कह रहे हैं मैं दोनों संशोधनों के पक्ष और विपक्ष वालों के वाद विवाद के लिए समय दे चुका हूं, तो अब हम वाद विवाद ले लिया है। तो मोहनलाल जी गौतम कहते हैं अरे मुझे बोलने की परमिशन दे दीजिए। तो उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि भाई मैंने 1 घंटा समय दे दिया, अब तो सीधा डॉक्टर अंबेडकर बोलेंगे। तो मोहनलाल जी गौतम कह रहे हैं मेरा आग्रह है कि मैंने एक संशोधन की सूचना दी थी, पता नहीं ईश्वर की कृपा से वो संशोधन कहाँ चला गया, इसलिए मुझे आप बोलने की यहाँ परमिशन दे दीजिए। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि नहीं, अब वाद विवाद हो सकता है, अब मैं समझता हूं कि अब आपको बोलने की परमिशन नहीं दी जाएगी। अब टीटी कृष्णमाचारी जी आ रहे हैं। टीटी कृष्णमाचारी जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक मेंबर हैं, ध्यान रखिएगा। वो टीटी कृष्णमाचारी जी कहेंगे मैं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी पार्टी के बारे में यहां कुछ कहा गया है। वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। इस सभा में कांग्रेसियों की गतिविधियों के संदर्भ में एक सदस्य ने कुछ बातें कही है। मैं समझता हूं उस कथन का प्रतिवाद करना कांग्रेसियों का कर्तव्य है। श्रीमान क्या मैं आपसे ये निवेदन कर सकता हूं कि उन दोषों का जो हम पर लगाए गए उनका मैं जवाब दूं। तो उपाध्यक्ष महोदय कहेंगे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बात हो गई ना, उन्होंने जो कहना था वो कह दिया, मैंने जो कहना था वो कह दिया, अब आपको बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेसियों के ऊपर आरोप लगाया है तो ठीक है, ओके, बात गई आई गई हो गई, मैंने कह दिया उनको, अब आपको आगे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो टीटी कृष्णमाचारी कह रहे मैं कांग्रेसी हूं इसलिए मैं तो बोलूंगा। आगे क्या होता है, मेरे विचार से यह अच्छा होगा कि वाद विवाद को यहीं समाप्त कर दिया जाए, और फिर वाद विवाद समाप्त हो गया। रोहिणी चौधरी जी आ रही है, श्रीमती रेणुका चौधरी, नॉट रोहिणी चौधरी, श्रीमती रेणुका रे पश्चिम बंगाल से है। वो क्या कह रहे हैं, मेरे विचार से यह बहुत अनुचित है। रेणुका रे भी संतुष्ट नहीं है, वो कह रहे हैं नहीं, कांग्रेसियों पर हमला किया गया तो कांग्रेसियों को जवाब देना चाहिए। तो उपाध्यक्ष कह रहे हैं नहीं, इसको अब खत्म कर दो। तो रेणुका रे कह रही है नहीं सर, ये गलत बात है, ये अनुचित है। तो माननीय अब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब आ रहे हैं, वो सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं देखता हूं कि संविधान में दिए गए प्रावधानों के प्रयोजन के संदर्भ में इस सभा के अनेकों सदस्यों में पर्याप्त भ्रम है जो इस प्रकार के निर्देशक सिद्धांतों में रुचि रखते हैं। ये बात हो सकती है कि इनके बारे में भ्रम अथवा इनको ठीक ठीक समझने में कठिनाई इस कारण से हुई है कि प्रश्न के इस स्वरूप के संदर्भ में मैंने उस वक्तव्य में कुछ ना कहा था जो मैंने इस प्रस्ताव के रखते समय सभा के सामने दिया था। ये बात नहीं थी कि मैं इस प्रश्न को सभा के सामने पूरी स्पष्टता से न रखना चाहता था और इसलिए मैंने इस बारे में मौन साधा। इसके विपरीत मैं तो इस सभा के सामने पूरी तरह रखना चाहता था, पर मैंने समझा कि मेरा व्याख्यान अत्यंत लंबा होने के कारण पहले ही पर्याप्त अरुचिकर हो गया था और यह उचित ना होता कि मैं और लंबा करके उसे और अरुचिकर बनाऊं,
किंतु मैं समझता हूं कि यह उचित ही है कि मैं सभा के कुछ क्षण इस बात को साफ करने के लिए लूं कि इस बारे में संविधान की आधारभूत मान्यता क्या है। मैं पहले कह चुका हूं कि शासन प्रणाली की दृष्टि से यह संविधान संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है। लीजिए, वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, यू नो वेरी वेल दैट, एंड इवन आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट दैट parliamentary system of the government is a basic structure of the Constitution of India, and I think you are also familiar about it that in Constitution of India there is no clear cut mention a word parliamentary system of the government। आप जानते हैं इस बात को कि संसदीय शासन व्यवस्था जैसी कोई शब्दावली हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है, और आप ये भी जानते हैं कि ये हमारा आधारभूत ढांचा है। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब क्या कह रहे हैं? शासन प्रणाली की दृष्टि से यह संविधान संसदात्मक प्रजातंत्र की स्थापना करता है। साफ साफ शब्दों में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने इस उद्बोधन में यह बात को रख दिया है। इसके बाद में वो कह रहे हैं कि भाई प्रयास करेगा शब्द हम क्यों रख रहे हैं, हम ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हैं कि राज्य ऐसा करेगा, हम लिख रहे हैं राज्य प्रयास करेगा, हम क्यों लिख रहे हैं इसका जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं? मेरे मित्र श्री त्यागी ने मुझसे अनुरोध किया कि प्रयास शब्द तथा ऐसे अन्य पदों को निकाल दिया जाए। मेरे विचार से हमने प्रयास शब्द का जिस कारण से उपयोग किया है उसको उन्होंने समझा है। मेरी समझ में प्रयास शब्द जो कि संविधान में विद्यमान है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमने इसका इसलिए प्रयोग किया है कि हमारा ये अभिप्राय व्यक्त हो जाए कि यदि ऐसी परिस्थितियां भी आ जाए जबकि इन निदेशक सिद्धांतों को ललित करने के लिए सरकार के मार्ग में रुकावटें और बाधाएं हो, तो भी उन कठिन और बुरी परिस्थितियों में इन आदेशों को पूर्ण करने का वो प्रयास करें। वो कह रहे हैं कि हमने प्रयास शब्द इसलिए जोड़ा है ताकि कभी सरकारों को राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करने में कोई कठिनाई भी आए तो भी वो प्रयास करता रहेगा, इसलिए हमने प्रयास शब्द जोड़ा है। ऐसा डॉक्टर अंबेडकर साहब कहना चाह रहे हैं। बाकी सब से संशोधनों का मुझे विरोध करना है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ऐसा कह दिया। केवल 2 संशोधन पेश किए, उस पर मैं वोटिंग करता हूं, ऐसा उपाध्यक्ष महोदय ने कहा। और फिर पहला संशोधन दामोदर स्वरूप सेठ का था, वो संविधान सभा ने उसको अस्वीकार कर दिया। एच.वी. कामत साहब ने कहा मेरे संशोधन पर वोटिंग मत करो, मैं अपना संशोधन क्या करता हूं, वापस लेता हूं, और सभा की आज्ञा के पास वो संशोधन वापस ले लिया गया। फिर नजरुद्दीन अहमद साहब का संशोधन है, तो कृष्ण स्वामी भारती जी बोल रहे हैं श्रीमान श्री कामत को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। एच.वी. कामत साहब ने कहा कि मेरे संशोधन पर वोटिंग मत कराओ, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं। तो कृष्णा स्वामी जी भारती कह रहे नहीं 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 नहीं, जब चाह रख दिया, जब चाहे वापस ले लिया, ऐसा थोड़ी होगा। सभा तय करेगी संशोधन वापस लेना है या नहीं लेना है। तो हुसैन इमाम साहब कह रहे हैं प्रस्तावक महोदय ने संशोधन स्वीकार कर लिया है, उपाध्यक्ष क्या सभा वापस करने की अनुमति देती है? तो अनेक सदस्य कहते हैं हाँ ले लीजिए, वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए। अनेक माननीय सदस्य जी हाँ ले लीजिए। तो श्री एल कृष्ण स्वामी भारती कहते हैं मैं अनुमति देने के विरोध में हूं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं यदि वे वापस करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें वापस करने दीजिए, वापस लेने दीजिए, ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कह रहे हैं। एच.वी. कामत साहब आगे बोल रहे हैं इस बात पर सभा में कुछ मतभेद है। एक माननीय सदस्य का यह विचार है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसे स्वीकार कर लिया है। मुझे नहीं मालूम कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसे स्वीकार किया है। यदि उन्होंने स्वीकार किया है तो वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं क्या आप वापस लेना चाहते हैं? एच.वी. कामत साहब कह रहे हैं हाँ मैं संशोधन वापस लेना चाहता हूँ। सभा की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया। इसके बाद में अनुच्छेद 30 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद में काजी सैयद करीमुद्दीन, नाम सुन लीजिएगा, काजी सैयद करीमुद्दीन साहब संविधान सभा में अपना एक अनुच्छेद लेके आ रहे हैं। वो कह रहे हैं अनुच्छेद 30 के नीचे एक अनुच्छेद जोड़ दीजिए जिसका नाम होगा 30A, और उस 30A में क्या होगा? राज्य नशे के प्रयोजन, नशीले पदार्थों के सेवन, परिवहन, विक्रय अथवा निर्माण के निषेध का प्रयास करेगा। यानी करीमुद्दीन साहब वो व्यक्ति हैं आज सभा में जो नशा पर प्रतिबंध लगाने की बात कह रहे हैं। वो साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि भाई दवाइयों के लिए तो ठीक है, बाकी सारे चीजों के लिए इन पर रोक लगा दी जानी चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं
मैं एक लंबा व्याख्यान तो नहीं देना चाहता हूं, लेकिन अमेरिका के संविधान में भी इस प्रकार की बात का उल्लेख है, इसलिए हमको भी ये नया अनुच्छेद जोड़ देना चाहिए, ऐसा वो करीमुद्दीन साहब कह रहे हैं। फिर प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी, करीमुद्दीन साहब ने जो नशीले पदार्थ है उनके सेवन पर रोक के संदर्भ में जो संशोधन लाया है, उसके बाद में प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं मैं भी इनका समर्थन करता हूं। मेरे मित्र काजी करीमुद्दीन साहब ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। हालांकि वो कह रहे हैं कि मैं यद्यपि इस बात से सहमत नहीं हूं कि इसके लिए अलग से अनुच्छेद जोड़ा जाए, लेकिन बात बहुत महत्वपूर्ण है, शराबबंदी होनी चाहिए, नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगनी चाहिए, ऐसा करीमुद्दीन साहब ने 19 नवंबर 1948 को अपना प्रस्ताव रखते हुए ये बात कही। उन्होंने फिर प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी ने उनसे एग्री हुए और उन्होंने भी एक संशोधन रखा, एक भाग और जोड़ दिया जाए संविधान में। अगर आपने आर्टिकल 39 पढ़ रखा है, उसमें जो 6 बातें लिखी हुई अगर आप लोगों ने पढ़ रखी है, तो उसमें एक बात ऐसी भी लिखी हुई, क्या लिखी हुई है? राज्य इस बात का भी प्रयास करेगा कि बाल्यकाल और युवा अवस्था का विदोहन तथा आचारिक और आर्थिक परित्याग से रक्षण हो। इस प्रकार की बात आज संविधान में लिखी हुई है। इस बात का प्रस्ताव प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी ने रखा था। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि संविधान में ये भी बात जोड़ दी जाए कि राज्य इस बात का भी प्रयास करेगा कि युवाओं और बच्चों को उनकी जो बाल्यावस्था है, उनकी जो युवा अवस्था है, उससे वो किस तरह से शोषण से बच सके, इसके लिए भी राज्य प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद आज संविधान में जोड़ा हुआ है। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी ने इस बात को रखा था। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए किस तरह से बातें रखी जा रही है। फिर सेठ गोविंद दास आ रहे हैं। श्रीमान, मैं डॉक्टर अंबेडकर पर इस संशोधन को स्वीकार करने के लिए जोर तो नहीं डालना चाहता हूं, परंतु साथ ही साथ मैं अपने माननीय मित्र प्रोफेसर सक्सेना से पूर्णतः सहमत हूं कि मद्य निषेध की नीति का पालन करने के लिए हम सब वचनबद्ध हैं, क्योंकि कांग्रेस की ये नीति रही है। गांधी जी मद्य निषेध के बड़े समर्थक रहे हैं। इस प्रकार के तर्क संविधान सभा में दिए जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं। इसके बाद में मोहम्मद इस्माइल साहब जो कि मद्रास से हैं, वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान, सभा के समक्ष उपस्थित संशोधन के समर्थन करने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ, और इसके बाद में वो भी इस संशोधन का समर्थन करते हैं। कौन से संशोधन का? कि मद्य निषेध होना चाहिए, शराबबंदी होनी चाहिए। तो विश्वनाथ दास जी आ रहे हैं उड़ीसा के, वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान, मुझे खेद है कि मुझे अपने माननीय मित्र अर्थात इस संशोधन के प्रस्तावक महोदय का विरोध करना पड़ रहा है। मेरे विरोध के 2 कारण हैं। नंबर 1, मेरा आशय इस देश के राष्ट्रवादियों से पूर्ण मद्य निषेध के सिद्धांत के समर्थक है, किंतु दुर्भाग्यवश मेरे मित्र केवल यही बात चाहते हैं और उसके लिए प्रस्ताव करते हैं कि मादक द्रव्यों के बनाने और प्रयोग। वो कह रहे हैं नो, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं, मैं मद्य निषेध चाहता हूं, पूर्णतः मद्य निषेध चाहता हूं। दवाओं को छोड़कर, बाकी वाले औषधि के रूप में प्रयोग करने से संबंधित नशे को छोड़कर ऐसा मत लिखो, पूर्णतः मद्य निषेध करो। वो ऐसा कह रहे हैं। कौन? विश्वनाथ दास, जो कि उड़ीसा से हैं। एक एक तर्क को आप देख सकते हैं किस तरह से तर्क संविधान सभा में आ रहे हैं। इसके बाद में महावीर त्यागी जी आ रहे हैं। श्रीमान, मेरा संशोधन भी इसी प्रकार का है और वो 999 है, परंतु इसके साथ वास्तविक मजाक कर दी गई है और 2 शब्दों को छोड़ देने से मेरा संशोधन बिल्कुल बदल गया। मैंने जो संशोधन रखा, ऐसा महावीर त्यागी जी कह रहे हैं, उसके साथ मजाक हो गई, उसमें 2 शब्द को छोड़ दिया गया। 2 शब्द को छोड़ने से मेरा संशोधन खुद एक मजाक बन गया, ऐसा वो कह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, पर मैं तो आपको संशोधन रखने की आज्ञा ही नहीं दे रहा हूं। तो महावीर त्यागी जी कह रहे हैं, जी नहीं, मैं तो केवल उसके पढ़कर सुना रहा हूं, थोड़ा सुन तो लीजिए। सुनाओ भाई, क्या है तुम्हारा संशोधन? मद्य के प्रयोग में कमी अथवा मद्य निषेध, इन दोनों रीतियों द्वारा औषधि आधार के अतिरिक्त मद्य तथा अन्य मादक पदार्थों के मुंह द्वारा सेवन का प्रयास करेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर आगे वो एक शेर भी बोल रहे हैं, शेर भी सुनाऊंगा आपको, महावीर त्यागी जी जो संविधान सभा में रख रहे हैं। सेवन करने को रोकने के लिए प्रयत्न करेगा, शब्द होने चाहिए। मुझे एक उर्दू का छंद याद आता है, जिसे मैं आपकी अनुमति से यहां दोहरा देता हूं। इलाही, हमसे मैं खारों को वो दुनिया अता होती, जहां हुक्मन प्या करते हैं, ना पीते तो सजा होती। क्या बात है, क्या बात है। महावीर त्यागी जी इस प्रकार का एक शेर यहां पर रख रहे हैं। श्रीमान, इस अवसर पर मैं इस संशोधन का विरोध करने आया हूं, इसलिए नहीं कि मैं इसके उद्देश्य से असहमत हूं, बल्कि इसलिए कि इसको प्रस्तावक महोदय ने
समय से थोड़ा पहले रख दिया है। मेरा विचार है कि काजी सैयद करीमुद्दीन का संशोधन ऐसा है जिनका अनुमोदन हम बड़े बहुमत से कर सकते हैं, परंतु कठिनाई यह है कि ये उपयुक्त स्थल नहीं है जहां इस संशोधन को रखना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो गांधी जी का और गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों का उल्लेख कर रहे हैं। इसके बाद में काजी सैयद करीमुद्दीन जी वापस बोल रहे हैं, यदि डॉक्टर अंबेडकर मेरे संशोधन के भावों को स्वीकार करते हैं अथवा अनुच्छेद 31 में उसे रखने के लिए तैयार है तो मुझे वैसा करने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर अलग से अनुच्छेद जोड़ना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में पोकर साहब बहादुर, पोकर साहब याद आ गए आपको? बताओ भाई, पोकर साहब, वही पोकर साहब जिनको हिंदी बोलनी नहीं आती है। पोकर साहब क्या कह रहे हैं? श्रीमान, मैं इस संशोधन का हृदय से समर्थन करता हूं और ऐसा करने के लिए मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। बस एक बात की और सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक पूर्व वक्ता ने आर्थिक कठिनाइयों का जिक्र किया जो मद्य निषेध की नीति के परिवर्तन से उपस्थित हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि मद्य निषेध यानी शराबबंदी करने से आर्थिक कठिनाइयां हो जाएगी। क्या बात करते हो? यानी शराब से बहुत आय होती है, इसलिए उसको निषेध मत कीजिए, इस प्रकार की बात करते हैं। पोकर साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं सभा का ध्यान केवल इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मद्रास सरकार और मद्रास का विधान मंडल ने मद्य निषेध की नीति को स्वीकार किया है और उन्होंने बड़े उत्तम प्रकार से इसकी व्यवस्था की है। आर्थिक कठिनाइयों के होते हुए भी उस पर बहुत उत्तम प्रकार से कार्य हो रहा है और उन कठिनाइयों का निवारण किया जा रहा है। इसलिए मैं कहूंगा आर्थिक कठिनाइयां हमारे मार्ग में बाधक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा कि यदि हम गांधी के आदर्शों का लेस मात्र भी आदर करते हैं तो हमारा यह धर्म है कि हम आदेश मूलक मूल अधिकारों के अध्याय में मद्य निषेध का समावेश नहीं कर सकते तो कम से कम उनका समावेश निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में अवश्य कर दे, ऐसा पोकर साहब कह रहे हैं। फिर उपाध्यक्ष महोदय, ओके, अब सभा सोमवार तारीख 22 नवंबर के प्रातः 10 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है और इसके बाद में संविधान सभा जो है 22 नवंबर, उस दिन सोमवार है, 1948 की बात कर रहा हूं, 22 नवंबर 1948 तक के लिए सभा स्थगित हो गई। 19 नवंबर आज है, 19 नवंबर 1948 को शुक्रवार था, 20 नवंबर को शनिवार था, 21 नवंबर को संडे था। शनिवार और रविवार को बैठक नहीं हुई। 22 नवंबर 1948 को यानी सोमवार के दिन बैठक प्रारंभ हुई। आज हमारे यहाँ संडे आज है, आज हम वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं, जीत ही रहे, लगभग तय ही है, ये तो सब कुछ पता ही है, सब मुझसे सहमत भी होंगे इस बात को लेकर। तो आज संविधान सभा की ये जो बैठक 7वां जो सत्र चल रहा है उसकी बैठक आज अब हम स्थगित कर रहे हैं और वापस आपसे मिलेंगे 22 नवंबर 2023 को। 22 नवंबर 1948 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस विषय पर चर्चा की जाएगी। आप सक्रिय रूप से जुड़े रहें। जूम से जुड़ने वाले साथियों से मेरा यह निवेदन रहेगा, आप अपने नाम का रीनेम कर दें, आपका नाम आना चाहिए, क्योंकि आपका नाम से ही हमें मालूम पड़ता है एक्टिवली पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट उन्हीं को दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।